कैमरा चल रहा है ना? दो बेचता हूँ, बेचता हूँ, करता हूँ। कौन सा नंबर? सेम नंबर। बाहर आगे करूँ कि तुरंत 6? हे गाइस, व्हाट्स अप, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। प्लीज लेट मी नो आप लोगों को आवाज एकदम बेस्ट तरीके से आ रही कि नहीं। जल्दी से बता दीजिए आप लोगों को आवाज एकदम अच्छे से आ रही कि नहीं, सो दैट वी कैन क्विकली स्टार्ट टुडेज लेक्चर। एकदम जल्दी से बता दीजिए। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। इन द लास्ट क्लास वी वर स्टडिंग अबाउट बेनामी। हम बेनामी को ही आगे बढ़ाएंगे और उसको बहुत ज़्यादा नामी कराएंगे। जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, क्या आप लोगों को आवाज़ एकदम अच्छे से आ रही कि नहीं, सो दैट वी कैन क्विकली स्टार्ट टुडेज लेक्चर। ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे क्लास कर लिए। जस्ट अ रिमाइंडर, मैं वापस वेट कर रहा हूँ कि जैसे सारे के सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेंगे, जो मैंने जो मैंने गूगल क्लासरूम का लिंक दिया हुआ है, जैसे ही बेटा जी आप लोग ज्वाइन कर लोगे, आप लोग का टेस्ट पेपर में अपलोड कर दूंगा। प्लीज 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 मेक श्योर करो कि आप लोग बिल्कुल भी देरी ना करो। टेस्ट पेपर अपलोड करना है। मैं क्वेश्चन पेपर अपलोड करूंगा और क्वेश्चन पेपर अपलोड करने के बाद टेस्ट पेपर अपलोड होएगा। तो प्लीज 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 आप लोग आप तक क्वेश्चन, आप जैसे ही ज्वाइन हो जाओगे तो हम लोग ये शुरू करेंगे। तो कृपया करके इट्स अ रिक्वेस्ट कि प्लीज आप सभी के सभी लोग उसमें ज्वाइन हो जाइए, सो दैट मैं बिना किसी रोक टोक के उसमें वीडियो मतलब क्वेश्चन पेपर डाल दूँ। ठीक बात है। आई थिंक बीच में कनेक्शन टूट गया था, वापस आ गया है। मैंने यही बोला कि भाई आप लोगों को जो बना के दिया हुआ है, जो आप लोगों को सुविधा दी गई है, उसका इस्तेमाल किया जाए। पेपर सॉल्विंग तभी हो पाएगा जब आप लोग उसके अंदर प्रोएक्टिव स्टेप लोगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, चाहे आप कितना भी पढ़ाई कर लो, जब तक आप एक टेस्ट लिखोगे नहीं, जब तक उसका नतीजा निकल कर नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगी आपकी तैयारी अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही है। चलिए, सबसे पहले तो भैया हम लोगों को क्लास का डिस्कशन करना है। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट। लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था बेनामी ट्रांजैक्शन। वी हैव स्टार्टेड विद द बेनामी ट्रांजैक्शन। आई होप आप लोगों ने रिवाइज किया होगा। लास्ट लेक्चर के नोट्स भी आप लोगों ने लिख दिए होंगे। सर आप क्या खोज रहे हो? लास्ट क्लास के नोट्स। अभी इतने सारे नोट्स हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है कि नोट्स मुझसे ही खो जाता है। कोई बात नहीं भैया, लास्ट क्लास में हम लोग ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चालू कर दिया था, दैट इज बेनामी ट्रांजैक्शन। बेनामी ट्रांजैक्शन कैसे होता है, बेनामी ट्रांजैक्शन क्यों होता है, और बेनामी ट्रांजैक्शन करने से क्या होता है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद द बेनामी ट्रांजैक्शन का चैप्टर। एक बार रिवाइज करवा देता हूं। बेनामी का मतलब क्या होता है? बेनामी का मतलब होता है विदाउट नेम। क्या सर ये पहले के ज़माने से हो रहा है कि अभी अभी हो रहा है? बेटा ये पहले के ज़माने से हो रहा है कि भैया लोग बेनामी ट्रांजैक्शन कर रहे थे। जब भी मैं बोलता हूँ बंदे लोग बेनामी ट्रांजैक्शन कर रहे थे, तो पहले कोई लॉ ही नहीं था, कोई स्टैट लॉ नहीं था, किसी भी तरीके का लॉ नहीं बनाया गया था। बट लेटर ऑन, आपको शायद पता ही होगा, बीच में इसको आइडेंटिफाई किया गया और कुछ ऐसे वर्ड्स जो मुमेडियन लॉ में रिकॉग्नाइज किए गए, लाइक फुर्जी, फर्जी या फुराज, जिसका बेसिक मतलब होता है फिक्टिशियस। सर व्हाट इज दिस? बेनामी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? बेटा मैं आपको बोलूंगा भैया प्रॉपर्टी खरीदो आपके नाम पे,
बट पैसे मैं दूंगा, उस प्रॉपर्टी पे कंट्रोल मैं करूंगा। इसको बोलते हैं भैया बेनामी ट्रांजैक्शन। अब मैंने यहाँ पे दो व्यू दिया है। यहाँ पे एक वर्ड आपने बार बार देखा होगा, एक वर्ड आपने बार बार देखा होगा, दैट इज बेनामीदार। हु इज अ बेनामीदार? बेनामीदार कौन होता है? बेनामीदार वो बंदा होता है जिसके नाम पे प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं। एग्जाम्पल दे देता हूं, बट बेटा सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखा था लास्ट क्लास, दैट इज बेनामी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो हमने ये पढ़ा कि बेनामी प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऐसा प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन जहां पर आप आपके इनकम को इस्तेमाल करके एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, बट अपने नाम पे नहीं, किसी और के नाम पे। अब जब मैं बोलता हूं आप जब एसेट खरीद रहे हो, इट कैन बी मूवेबल, it can be immovable, it can be tangible, it can be intangible। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? मैंने आपको बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल दिया था। बेनामी प्रॉपर्टी में सिर्फ वो प्रॉपर्टी नहीं, उससे कमाया हुआ प्रॉफिट भी बेनामी प्रॉपर्टी में आ जाएगा। हमने लास्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लिया था। बेटा ये जो सामने तुमको मैंने एग्जाम्पल बताया, यही एग्जाम्पल जो आप सामने देख रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? इसको हम लोग बोलते हैं बेनामी ट्रांजैक्शन। यारो हमेशा याद रखना, बेनामी ट्रांजैक्शन जब भी करोगे, बेनामी ट्रांजैक्शन जब भी करोगे, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस प्रॉपर्टी पे कंट्रोल रखोगे। याद रखना, व्हाट इज नॉट अ बेनामी ट्रांजैक्शन, एग्जाम पर्सपेक्टिव बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर एचयूएफ का प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है तो होल्ड तो कोई भी करता है, यूज पूरा फैमिली मेंबर करता है। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में आप होल्ड करो, ट्रस्टी हो, प्रोमोटर हो, पार्टनर हो, डायरेक्टर हो, या स्पाउस या चिल्ड्रन हो, और ये सब जो भी आप खरीद रहे हो ना, ब्रदर सिस्टर लीनियन रिलेटिव, जो भी हो आप खरीद रहे हो, ये एक नोन सोर्स से खरीद रहे हो। बेटा कहने का मतलब क्या, लोग बेनामी ट्रांजैक्शन करते क्यों है? मेरा काला धन मुझे छुपाना है, मुझे मेरा काला धन छुपाना है, तो मैं मेरा काला धन छुपाने के लिए पता है क्या करता हूं? मैं किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदता हूं और खरीद के ये सारी मस्तियां करता हूं। ठीक है, अब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है बेनामीदार कौन होता है। बेनामीदार वो व्यक्ति होता है जिसका नाम हम लोग लेंड करते हैं, ठीक है, जिसके नाम पे प्रॉपर्टी होती है। बट क्या कंट्रोलर वो होता है? नहीं। क्या उसको एसेट का पैसा वो देता है? आंसर इज नहीं। सिर्फ नाम का बेटा क्या है, वो ओनर है, सिर्फ नाम का ओनर है। आई होप तेरे को ये बात ऑलरेडी पता है। अब अगर आप देखोगे तो भैया सेक्शन 3 हमने कल लास्ट क्लास में शुरू कर दिया था। भैया आपको बेनामी ट्रांजैक्शन करने को रोका जा रहा है। द अल्टीमेट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर इज वी हैव टू स्टॉप पीपल डूइंग बेनामी ट्रांजैक्शन। एंड फ्रेंड्स, इसलिए बोला है कि कोई भी व्यक्ति बेनामी ट्रांजैक्शन करेगा नहीं, अगर करेगा तो भैया उसको फाइन लगेगा। बट आपको तो पता ही होगा, ये तो अमेंडमेंट के पहले, जैसे ही बेटा अमेंडमेंट आया आपके रस्ते लग गए। रस्ते क्या लग गए बेटा? आपको रिगरस इंप्रिजनमेंट हो सकता है 1 से लेकर 7 साल तक, और 25% ऑफ द प्रॉपर्टी आपका फाइन लग सकता है। मैं एक बात दिला दूं, रिगरस इंप्रिजनमेंट का अगर आपको मतलब पता है कि नहीं, एक बार मुझे बता दोगे तो मजा आ जाएगा। डू यू नो द मीनिंग ऑफ रिगरस इंप्रिजनमेंट? चलो जल्दी जल्दी एक बार चैट बॉक्स में बता दो। अगर तुम हाँ कहोगे ना, हाँ जी सर मुझे रिगरस इंप्रिजनमेंट का मतलब पता है, तो बेटा ऐसे केस में फिर मैं आगे बढ़ के आज का जो नया कॉन्सेप्ट है वो चालू कर दूंगा। बट अगर आप बोलते हो ना सर मुझे रिगरस का बिल्कुल आइडिया ही नहीं है, तो मैं रिगरस इंप्रिजनमेंट का मतलब समझाऊंगा। मैं अज्यूम करूंगा कि भाई तुमको आता है, तो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में मेरे को लिख के दे दो कि तुमको रिगरस इंप्रिजनमेंट का मतलब पता है कि नहीं पता है। तुम लोगों को रिगरस इंप्रिजनमेंट का मतलब पता है कि नहीं पता है? दैट इज व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड, कि आप लोगों को उसका मतलब पता है कि नहीं। अगर तुमको उसका मतलब पता है तो फिर आधा काम तो मेरा सॉल्व हो जाएगा। एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में एक्टिव होकर बता दो कि डू यू नो द मीनिंग ऑफ रिगरस इंप्रिजनमेंट। अगर जैसे आप बोलोगे नहीं सर हमको नहीं पता है, तो फिर मैं उसको आगे डिस्कस करूंगा, मतलब समझा दूंगा, फिर मैं नया टॉपिक चालू करूंगा। जस्ट मैं आपके मैसेज का वेट कर रहा हूं। ओके वी नो, ठीक है। और भाई बाकी लोग बता दो एक बार, जस्ट एक ही मैसेज आया है, जस्ट एक ही मैसेज आया, बाकी लोग भी बता दो कि आप लोगों को रिगरस इंप्रिजनमेंट का मतलब पता है कि नहीं पता है। जल्दी से बता दो, रिगरस इंप्रिजनमेंट का मतलब पता है कि नहीं पता है? सर हमको नहीं पता। ठीक है, समझो मेरी बात। बेटा दो टाइप की इंप्रिजनमेंट होती है, एक होती है सिंपल इंप्रिजनमेंट और एक होती है रिगरस इंप्रिजनमेंट। सिंपल इंप्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? देखो, इफ यू रिमेंबर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ना घर पे ही बंद करके रखा था। डू यू नो दिस? घर पे ही बंद करके रखा था, घर पे ही बंद करके रखा था। इसका मतलब भैया उनको हो रही थी सिंपल इंप्रिजनमेंट, उनको जेल में नहीं जाना पड़ा था, उनको कोई भी लेबर वर्क करना नहीं पड़ रहा था जेल के अंदर, वो घर पे बैठे थे, आराम से खा पी रहे थे, बट आपको बाहर जाने को अलाउड नहीं किया था। अगर मैं सेकंड की बात करूं, रिगरस इंप्रिजनमेंट का मतलब क्या बेटा? जेल में डालेंगे, काम करवाएंगे, और फिर जो होता है, आपने संजू मूवी देखी होगी, उसके अंदर जो होता है वो रिगरस इंप्रिजनमेंट होता है। आई होप आप मेरी बात समझ गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हुई थी सिंपल इंप्रिजनमेंट। दो टाइप के इंप्रिजनमेंट होती है, एक सिंपल एक
एक रिगर है। सिंपल के अंदर आप घर बैठे हो, आपको नजर बंद कर दिया था। नजर बंद करने का मतलब होता है आपको अपने घर पे बंद कर दिया जाता है। एग्जाम्पल बेटा, आपको शायद पता होगा 5 अगस्त 2019 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिस दिन आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया था, उस दिन जो भी कश्मीर के बड़े पॉलिटिशियन थे उनको नजरबंद यानी सिंपल इम्प्रिजनमेंट अपने घर पे बंद कर दिया था, नजरबंद कर दिया था। इनको बाहर आने को नहीं दिया जा रहा था। आई होप यू नो दिस। इफ यू डोंट नो दिस तो आई थिंक अब मैंने क्लैरिफाई कर दिया। हमारा क्लास नंबर 43 का पूरा रिवीजन हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टू द क्लास नंबर 44। हम लोग क्लास नंबर 44 की तरफ चल रहे हैं। याद रखना, हम डेली पढ़ाई कर रहे हैं, हम डेली वन बेबी स्टेप ले रहे हैं बेटा। मैं रिपीट कर रहा हूं, वी आर टेकिंग वेरी स्मॉल बेबी स्टेप। सो आई विल रियली रिक्वेस्ट, प्लीज बोल रहा हूं, मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपके सामने, प्लीज टाइम पास नहीं करो, प्लीज टाइम पास नहीं करो। मैंने अपने करियर का सबसे स्लो पढ़ा है इसी आईपीएल, अपने करियर में सबसे स्लो पढ़ा है। क्यों सर स्लो क्यों पढ़ा रहे हो? बिकॉज पता नहीं चल रहा है कि बच्चे लोग इसकी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं। इसलिए मैं डेली आपको टाइम दे रहा हूं कि भाई आप लोग क्या कर लो, फटाफट थोड़ा पढ़ने लग जाओ। जैसे थोड़े फटाफट पढ़ने लग जाओगे तो हम लोग क्या नंबर ऑफ लेक्चर्स थोड़ा बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाएंगे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप लोग इतना तो समझ चुके हो कि भाई रोज पढ़ना पड़ेगा। मैं वापस डेली बोल रहा हूँ, रोज पढ़ाई करो। मैं टेस्ट पेपर अपलोड कर दूंगा तो शिद्दत से टेस्ट पेपर को लिख के भी दे दो बेटा। फिर क्या होगा ना, हम लोग को समझ में आएगा कि आप लोग बराबर से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। क्या हम शुरू कर सकते हैं? वी आर स्टार्टिंग अप विद द नेक्स्ट सेक्शन। हम लोग इसका नेक्स्ट सेक्शन का तैयारी कर रहा है, ठीक है। हम एक नेक्स्ट सेक्शन डिस्कस करेगा। एंड बेटा जैसा भी हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं, कंसेप्ट समझते हैं, हम वैसे करेंगे। चलो, आज जो हमको क्लास नंबर क्या बोला भैया? मैंने बोला ये हमारा क्लास नंबर 44 है। तो मैं पेंसिल निकाल लेता हूं, आप भी अपने पेन पेंसिल रबर शार्पनर इधर प्रोटेक्टर निकाल लीजिए। चलिए, सेक्शन 3 याद है? जल्दी बता दो। सेक्शन 3 क्या बोलता है बेनामी ट्रांजैक्शन का? सेक्शन 3 बोलता है कि भाई देखो, तुमको अलाउड नहीं है। सर क्या नहीं है? तुमको अलाउड नहीं है। तुमको क्या अलाउड नहीं है बेटा जी? तुमको अलाउड नहीं है बेनामी ट्रांजैक्शन करना, अलाउड नहीं है। अगर करते हुए पाए गए तो आपको रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, और जो भी मार्केट वैल्यू होगी प्रॉपर्टी का वो भी आपको भरना पड़ सकता है। अरे आई होप आप मेरी बात समझ गए। अरे बोलो, आई होप आप मेरी बात समझ गए। तो बस ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही हम लोग और भी आगे के सेक्शंस एंड प्रोविजन समझते रहेंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो, पक्का। चलो, अब हमको सेक्शन नंबर 4 की तरफ बढ़ना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 4 क्या बोलता है बेटा? प्रोहिबिशन ऑफ राइट टू रिकवर बेनामी ट्रांजैक्शन। सुना मैंने क्या बोला? प्रोहिबिशन ऑफ राइट, माने एक ऐसा राइट है जिसको रोका जा रहा है। भैया बेनामी प्रॉपर्टी को प्रोहिबिट करने की राइट हमको रोका जा रहा है। सो बेनामी ट्रांजैक्शन का प्रोहिबिशन हो रहा है यहां पर। तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं। सिंपल क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला सवाल ये है, जो प्रॉपर्टी आपने देखी है, जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हो, इज द प्रॉपर्टी हेल्ड, ध्यान देना, हेल्ड बेनामी। क्वेश्चन समझा मैंने क्या बोला? इज द प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी। सवाल पहला है, क्या प्रॉपर्टी जो आप होल्ड कर रहे हो बेनामी है? अगर जवाब इसका हां आ रहा है, अगर इसका हां आ रहा है तो अगला सवाल ये पूछोगे, इज द पर्सन, ध्यान देना, is the person claiming to be the real owner? अब तेरे को तो पता ही है, रियल ओनर एक्चुअल ओनर कोई होता है, नाम का ओनर कोई और होता है, काम का ओनर कोई और होता है। तो मैंने बोला क्या प्रॉपर्टी बेनामी में हेल्ड हो रहा है? अगर हाँ तो पूछो अपने आप को एक सवाल। क्या पूछोगे? मैं सवाल ही पूछ रहा हूं आप लोगों को। पहले मैंने क्वेश्चन पूछा क्या बेनामी में होल्ड कर रहे हो। सेकंड मैंने बोला कि भाई क्या रियल ओनर, क्या एक पर्सन अपने आप को क्लेम कर रहा है कि भाई हाँ मैं रियल ओनर हूं? अगर इसका भी आंसर पता है क्या आ रहा है? यस। इनका भी आंसर बोलो क्या आ रहा है? यस। तो ऐसे केस में 2 सेक्शन अप्लाई हो जाएगा, 4(1) एंड 4(2). मैं रिपीट करता हूं। सबसे पहले मैंने बोला क्या प्रॉपर्टी बेनामी में है, बेनामी में है। बेनामी का मतलब समझते हो कि नहीं? नाम किसी और का,
नाम किसी और का, पैसे किसी और के। अगर ऐसा है और एक बंदा आके क्लेम करता हाँ जी मैं एक रियल ओनर हूं, अगर इसका आंसर यस आ रहा है बाबूजी, अगर इसका आंसर बोलो क्या आ रहा है, यस आ रहा है, तो सरकार ने पता है क्या बोला, सरकार ने दो बातें बोली है, दो इंपॉर्टेंट बातें बोली है। एक सेक्शन 4 अप्लाई हो जाएगा और दूसरा सेक्शन 4(2) अप्लाई हो जाएगा। टू सेक्शंस विल बी ट्रिगर्ड। एक है सेक्शन 4(1) विल ट्रिगर, दूसरा सेक्शन 4(2) विल ट्रिगर। दो चीज ट्रिगर हो जाएगी, 4(1) 4(2). 4(1) 4(2) अप्लाई हो जाएगा और क्या कहता है 4(1) 4(2)? कोई सूट, सूट माने केस, कोई सूट, कोई क्लेम या कोई एक्शन कैन बी फाइल्ड, ओ भाई साहब, कैन बी फाइल्ड, कितना बड़ा पावर देखो, कैन बी फाइल्ड टू टू एनफोर्स, टू एनफोर्स एनी राइट, एनी राइट ओवर द प्रॉपर्टी। कुछ समझे मैंने क्या बोला? अच्छा, जब मैं प्रॉपर्टी बोल रहा हूं, कौन सा प्रॉपर्टी? बेनामी। अरे भाई तू ना अपना पूरा जो प्रॉपर्टी पे हक होता है वो अब तू हाथ से गवा बैठा है। सुना मैंने क्या बोला? जो तेरे पास हक था वो तो अब गवा बैठा है। देख, वाई वी इंट्रोड्यूस सेक्शन नंबर 4? वी इंट्रोड्यूस सेक्शन नंबर 4 टू डिस्करेज बेनामी ट्रांजैक्शन। हम चाहते हैं कि बेनामी ट्रांजैक्शन ना होए, और हम ये भी चाहते हैं कि भाई अगर किसी ने कर दिया तो उसको कोई लीगल रेमेडी ना दे। तू समझा मैंने क्या बोला? भाई मैं उसको लीगल रेमेडी नहीं दूंगा, उसको केस करने नहीं दूंगा। क्यों मैं ऐसा पावर कर रहा हूं? अरे भाई सीधा है, तूने बेनामी किया, तूने गलत किया है, तो तू ना कोई सूट कर पाएगा, ना क्लेम कर पाएगा, ना एक्शन कर पाएगा, ना ही तू भाई एनफोर्स कर पाएगा। क्या भैया, बेनामी ट्रांजैक्शन अगर हुआ है, बेनामी प्रॉपर्टी का तूने एक्वायर किया है, और तू कह रहा है भाई तू कौन है? तू रियल ओनर है। तू क्या कह रहा है? तू कौन है? तू रियल ओनर है। तो तुझे मैं क्या करने नहीं दूंगा? तुझे मैं ना सूट करने दूंगा, ना क्लेम करने दूंगा, ना एक्शन करने दूंगा। तू अपना हक दिया है, समझ गया? तूने क्या बोला? तेरे सारे राइट्स चले गए हैं। गुड टू गो। 4(1) ट्रिगर हो गया सर जी, 4(1) ट्रिगर हो गया। हाँ जी सर, 4(1) ट्रिगर हो, 4(2) भी ट्रिगर हो जाएगा। अब ध्यान देना, बोलता है भाई कोई भी डिफेंस, सुना मैंने क्या बोला? कोई भी डिफेंस अलाउड नहीं होगा, अलाउड इन एनी लीगल प्रोसीडिंग। कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने बोला नो डिफेंस इज अलाउड इन एनी लीगल प्रोसीडिंग बेस्ड, प्लीज ध्यान देना, बेस्ड ऑन क्लेम, विच क्लेम? बेस्ड ऑन क्लेम ऑन बीन द रियल ओनर। भैया सुपड़ा साफ कर दिया भैया, मैंने बोला तेरा सुपड़ा साफ कर दिया, तेरी हालतें खराब कर दी। मैंने बोला तेरी हालतें खराब कर दी, तेरी वाट लगा दी, तेरी बैंड बजा दी। अगर तूने अगर बेनामी ट्रांजैक्शन किया है, अगर तूने बेनामी ट्रांजैक्शन किया है, प्लीज़ ध्यान देना, अगर तूने बेनामी ट्रांजैक्शन किया है तो तेरे को एक बात अपने दिमाग में फिटिंग करके रखनी पड़ेगी कि तू ना कोई सूट, ना कोई क्लेम, ना कोई सूट, ना कोई क्लेम, ना कोई एक्शन फाइल कर सकता है। दूसरी चीज़, आप कोई भी डिफेंस अलाउड नहीं कर सकते हो। आप सामने वाले को डिफेंस अलाउड करने नहीं दोगे कि भाई कि मैं ओनर हूं, भाई हटा यहां से, तुझे मैं कोई लीगल प्रोसीडिंग भी करने को नहीं दूंगा। अरे इन शॉर्ट मैं तुझे क्या बोल रहा हूं मालूम तेरे को? इन शॉर्ट तेरे को मैं क्या बोल रहा हूं मालूम तेरे को? तेरे को मैं क्या बोल रहा हूं? तेरे को मैं ये बोल रहा हूं, तेरे को मैं ये बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान देना, तेरे को मैं ये बोल रहा हूं कि जो बंदा रियल ओनर है, सुन रहा है कि नहीं? रियल ओनर्स क्लेम इज बार्ड। समझ रहे हो? रियल ओनर क्लेम बार्ड कर दिया है। अंडर विच लॉ? अंडर बेनामी लॉ। खटाक, बैंड बजा दिया भाई। भैया सीधी बात है, सरकार बहुत सिंपल सी बात कहना चाह रहा है
गवर्नमेंट बहुत सिंपल सी बात कहना चाह रहा है, भाई बेनामी ट्रांजैक्शन तू करेगा, तुझे मैं शू करने का पावर, डिफेंड करने का पावर नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि भैया तेरा इंटेंशन कभी भी सही था ही नहीं, तेरा इंटेंशन हमेशा से गलत था, एंड दैट इज द रीजन मैं तेरे को डेफिनेटली रोकेगा 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 रोकेगा। और ये मेरा सेक्शन 4 को रोकने की बात करता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? सेक्शन 4 तेरे को रोकने की बात करता है। सर सेक्शन 4 जो हमने डिस्कस किया ये आपके समक्ष है। कोई डाउट है तो एक बार चैट बॉक्स में डाल सकते हो। अगर कोई डाउट नहीं है तुम बोलो सर आगे बढ़ो, हम आगे बढ़ जाएंगे। सुंदर सा सेक्शन 4 है, सुंदर कॉन्सेप्ट बोलता है, ब्यूटीफुल बातें बोली गई है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। सीधी बात है, तेरे को मैं बेनामी ट्रांजैक्शन करने से डेफिनेटली रोकूंगा, 1000 बार रोकूंगा, बार बार रोकूंगा। दैट इज व्हाट द अल्टीमेट कॉन्सेप्ट इज। अच्छा, सिर्फ बेनामी प्रॉपर्टी तेरा मैं होल्ड नहीं करूंगा, मैं तेरा बेनामी प्रॉपर्टी जब्त भी करेगा। तू समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सिर्फ होल्ड नहीं करूंगा, मैं तेरा बेनामी प्रॉपर्टी जब्त भी करूंगा। अल्टीमेट बेटा, हम अगर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर पढ़े, पामला पढ़े, या बेटा अगर आज हम लोग बेनामी पढ़े, बेनामी का भी सेक्शन, बेनामी में सेक्शन 5 यही कहता है कि भाई अगर तूने इलीगल प्रोसीड से, इलीगल तरीके से तुमने अगर बेनामी ट्रांजैक्शन किया है तो मैं तुझे क्या करूंगा, मैं तेरे प्रॉपर्टी को क्या कर दूंगा, जब्त कर दूंगा। सीधी बात है बेटा, अगर तुमने बेनामी ट्रांजैक्शन किया है तो सेक्शन 5 ट्रिगर हो जाएगा। क्या विद सेक्शन सर? सेक्शन 5 ट्रिगर हो जाएगा। और सेक्शन 5 बहुत सुंदर बातें कहता है। सेक्शन 5 बोलता है जो भी प्रॉपर्टी तुमने बेनामी में होल्ड करके रखा है इट इज लाइबल टू कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का मतलब है जब्त कर लिया जाएगा। ऑब्वियसली बात है भाई, तुझे अगर तेरा को इतना ही अपना प्रॉपर्टी इतना ही प्यारा था तो अपने नाम पे क्यों नहीं लिया? तो सरकार बोलता है जो भी प्रॉपर्टी आप होल्ड कर रहे हो, किसके ऊपर भैया? बेनामी के ऊपर। किसके ऊपर? बेनामी के ऊपर। ये डेफिनेटली बोलो क्या होएगा? लाइबल टू व्हाट? लाइबल टू कॉन्फिस्केशन। सर क्या हो जाएगा? लाइबल टू कॉन्फिस्केशन। तो भैया कॉन्फिस्केशन हो जाएगा तो रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। अगर बेनामी ट्रांजैक्शन हुआ, ना ही तुझे केस करने देंगे, ना ही तुझे कुछ प्रोसीडिंग करने देंगे, ना डिफेंस करने देंगे, और जो भी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है उसको हम लोग जब्त भी कर लेंगे। तो अगर बेनामी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो और अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कंफर्म किया तो ऐसे केस में सेक्शन 5 लगेगा और सेक्शन 5 कॉन्फिस्केट ऑर्डर पास करेगा और कोई कॉम्पेंसेशन नहीं दिया जाएगा, ना ही रियल ओनर को और ना ही बेनामीदार ओनर को। ओ भाई साहब, मैंने क्या बताया सुनना, मैंने क्या बताया सुनना। सुंदर से एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मैंने क्वेश्चन ये पूछा, इज द प्रॉपर्टी, प्लीज ध्यान देना, इज द प्रॉपर्टी इन्वॉल्व, इज द प्रॉपर्टी इन्वॉल्व, ठीक है, इन ए बेनामी ट्रांजैक्शन, इन ए बेनामी ट्रांजैक्शन, जो भी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है इन ए बेनामी ट्रांजैक्शन एज डिफाइंड अंडर द एक्ट, एज डिफाइंड अंडर द एक्ट। है क्या एक्ट में डिफाइंड? है क्या? बताओ ना दोस्तों। हाँ हाँ, मालूम पड़ गया भाई। मालूम क्या पड़ा? मालूम ये पड़ा दोस्तों, हमको मालूम ये पड़ा कि भाई जो बेनामी एक्ट के तहत जो डेफिनेशन है, तुम्हारा प्रॉपर्टी तो बेनामी निकला। तो सवाल, अगला सवाल, ठीक है, अगला सवाल, ये मेरा सवाल था बाय द वे, जिसका जवाब हाँ आया है। अगला सवाल, हैज द एडजुडिकेटिंग, सर क्या बोला? हैज द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एज द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कंफर्म्ड। सर क्या कंफर्म? क्या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कंफर्म किया इट एज बेनामी? समझा मैंने क्या बोला? आफ्टर व्हाट? आफ्टर ड्यू लीगल प्रोसेस। क्वेश्चन है भाई। तो भाई अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने भी हाँ बोला भाई ये बेनामी है, अगर दोस्तों उसका आंसर भी यस आया है, शेट, उसका भी आंसर यस आया है दोस्तों, आपके रास्ते लग गए।
क्यों? अगर इसका भी आंसर यस आया है तो सेक्शन 5 अप्लाई हो जाएगा। सुना मैंने क्या बोला? सेक्शन 5 अप्लाई हो जाएगा। और क्या होगा मालूम है? और आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपकी क्या, आपकी जो प्रॉपर्टी है इज लाइबल, लाइबल टू डू व्हाट? लाइबल टू बी कॉन्फिस्केटेड। अरे बाप रे, इसका मतलब दोस्तों बेनामी ट्रांजैक्शन पहले तो मत करो, क्योंकि पहले ही हमको बोल दिया है तुम पे दबा के फाइन लगाएंगे। ठीक है। दूसरी बात पता है क्या बोला है? दूसरी बात पता है क्या बोला है? बोला भाई मैं तेरे को कोई भी लीगल राइट नहीं दूंगा। और इसके साथ साथ मजे की बात, अगर तुम पकड़े गए और अगर तुम पकड़े गए तो ऐसे केस में नो कॉम्पेंसेशन विल बी गिवन। सो मैं बोल रहा हूँ कॉन्फिस्केशन ऑर्डर तो पास किया ही जाएगा। सुना मैंने क्या बोला? मैंने बोला कॉन्फिस्केशन ऑर्डर पास तो किया ही जाएगा। ठीक है। और कॉन्फिस्केशन ऑर्डर पास होने के साथ साथ दिमाग में एक बात फिट कर लो, किसी भी तरीके का, प्लीज ध्यान देना, किसी भी तरीके का कंपेंसेशन, किसी भी तरीके का कंपेंसेशन नहीं दिया जाएगा टू द रियल ओनर, या तो, प्लीज ध्यान देना, या तो बेनामीदार, या तो बेनामीदार ओनर। बेनामीदार ओनर का मतलब तेरे को पता ही होगा, जिसके नाम पे हमने प्रॉपर्टी खरीदी है। तो भाई ये हो गया सुपड़ा साफ, सेक्शन 5 यहीं पे खत्म हो गया। सेक्शन 5 यही कहता है कि भाई गलत ट्रांजैक्शन करना नहीं। व्हाट इज बेसिकली समरी अगर बता दूं, ऑल बेनामी प्रॉपर्टीज आर सब्जेक्ट टू कॉन्फिस्केशन, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज राइटफुल पावर टू कॉन्फिस्केट एंड नो राइट रिमेन विद द रियल ओनर और बेनामीदार। कोई दिक्कत तो नहीं है अगर मैं कंक्लूड करूं तो, अगर मैं समरी बताऊं तो बेनामी प्रॉपर्टी, अगर मैं इसका कंक्लूजन करूं सेक्शन 5 का, तो सेक्शन 5 यही कहता है कि भाई अगर बेनामीदार का प्रॉपर्टी पकड़ा गया, अगर बेनामीदार का प्रॉपर्टी आया तुम्हारे पास, तो इस तरीके से आपका पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। पक्की बात है, 110%, एकदम बढ़िया वाली बात। जो भी मैं तुमको बता रहा हूँ आपके दिमाग में बात जा रहा है कि नहीं जा रहा है? एक बार जल्दी से कंफर्म कर दो चैट बॉक्स के अंदर। हाँ जी सर, एकदम दिमाग में बात जा रहा है, तो मुझे पता चल जाएगा हाँ जी आपका एकदम सिंपल सा काम चल रहा है। पक्का? एकदम दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा है? एकदम डेफिनेटली। तो मैं बढ़ू आगे। अरे कहाँ गया हमारा पानी का बोतल, कहाँ गया? हाँ जी, पक्का पक्का। ठीक है, मैं बढ़ रहा हूँ आगे। सर आगे अब कहाँ बढ़ोगे? आगे आप कौन से प्रोविजंस के ऊपर जाओगे? सर हम बढ़ेंगे अगले सेक्शन की तरफ, विच विल टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 पता है क्या करता है? प्रोहिबिट करता है, रोकता है रीट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब भैया तुम लोगों के हम लोग इतनी बैंड बजाएंगे, इतनी बैंड बजाएंगे, तुम सोच नहीं पाओगे कि भाई हम क्या कर रहे हैं। आ जाइए, हम बढ़ रहे हैं बेटा अगले सेक्शन की तरफ, जो पता है क्या बोलता है? जो बोलता है बेटा सेक्शन नंबर 6 ट्रिगर करवा देगा। और क्या बोलेगा मालूम है? बोलेगा भाई तेरे को हम रोकेंगे। सर किसको रोकेंगे? तेरे को रोकेंगे, तेरे को हम प्रोहिबिट करेंगे। सो प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑन व्हाट बेटा? प्रोहिबिशन ऑन रीट्रांसफर, सुन रहे हो? बाय, तू सुनना प्लीज, बाय बेनामीदार। देखो प्रोहिबिट कर रहा हूं, प्रोहिबिशन ऑन रिट्रांसफर बाय बेनामीदार। भाई बेनामीदार को हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रोहिबिट कर रहे हैं, रोक रहे, भाई रिट्रांसफर करने से हम लोग रोक रहे हैं। सेक्शन 6 भी बहुत चुम्मा सेक्शन है, जो यहाँ पे बोलता है, क्वेश्चन ये है क्या बंदा जो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है वो बेनामीदार है? अगर आंसर हाँ है तो क्या बेनामीदार रिट्रांसफर करने का बात कर रहा है? किसको? बेनिफिशियल ओनर को या उसके रियल ओनर को? अगर हाँ तो सेक्शन 6 रोकता है कि भाई आप रीट्रांसफर नहीं कर सकते। रीट्रांसफर इज डीम्ड नल, डीम्ड वॉइड एंड इसका कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। अब मेरी बात सुनना, क्यों ये सेक्शन लाया गया? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव टू इंक्लूड दिस सेक्शन इन द एक्ट इज टू प्रिवेंट द रिवर्सल ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एंड क्लोज द लीगल लूप होल्स। सीधी बात है ना बेटा। तुम क्या करोगे? तुम आज मैं पैसे दूंगा,
तुम्हारे नाम पे प्रॉपर्टी आ जाएगी, फिर कुछ दिनों बाद तुम उसको रिवर्स करके मेरे नाम पे कर दोगे। इससे क्या हो सकता है, इससे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अराइज हो सकती है। एंड दैट इज द रीजन यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से कॉन्सेप्ट को बोला गया। सर क्या बोला गया, लेट मी आस्क द क्वेश्चन। ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब हाँ आएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने बोला इज द पर्सन, सुन रहे हो ना, मैंने बोला इज द पर्सन होल्डिंग, is the person holding the property, is the person holding the property, प्लीज ध्यान देना। अब बेनामीदार क्वेश्चन है, अब बेनामीदार सवाल है, क्वेश्चन है बेनामीदार। हाँ जी सर, आंसर यस आया है। अच्छा, बंदा बेनामीदार है, ठीक है। अब सवाल है, क्या ये बेनामीदार, क्या ये बेनामीदार, प्लीज सुनना, रीट्रांसफरिंग कर रहा है क्या? सुन रहा है ना मैंने क्या बोला? क्या ये बेनामीदार रीट्रांसफरिंग करने का सोच रहा है क्या? रीट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी, हाँ जी बताओ, क्या प्रॉपर्टी को रीट्रांसफर करने का सोच रहा है क्या? किसको? टू द बेनिफिशियल ओनर को, बेनिफिशियल ओनर और ही इज रिप्रेजेंटेटिव। मतलब उनको क्या करने का प्लान कर रहे मालूम? उन लोग प्लान कर रहे हैं रिवर्स करने का। सुन रहे मैंने क्या बोला? उनको क्या करने का प्लान कर रहे हैं? उन लोग रिवर्स करने का प्लान कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है, क्या बंदा वापस रिवर्स करने का प्लान कर रहा है क्या, या तो रियल ओनर को देने का प्लान कर रहा है क्या, रिवर्स करने का प्लान कर रहा है क्या? अगर अगेन आंसर यस आया है तो क्या होएगा? बहुत सिंपल तरीके से ये होएगा कि सेक्शन नंबर 6 जोरदार अप्लाई हो जाएगा। सेक्शन नंबर 6 बोलो क्या हो जाएगा? सेक्शन नंबर 6 अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई हो जाएगा जहां पर तेरे को मैं पता है क्या बोल रहा हूं, जहां पर तेरे रीट्रांसफर्स को, सुना मैंने क्या बोला, जहां पे तेरे रीट्रांसफर्स को एक्सप्रेसली क्या किया गया, एक्सप्रेसली क्या किया गया भैया, एक्सप्रेसली प्रोहिबिट कर दिया गया। ठीक है, एक्सप्रेसली क्या किया गया बेटा? एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड बाय लॉ किया गया। अंशु जी, एक्सप्रेसली बोलो क्या किया गया? प्रोहिबिटेड बाय लॉ किया गया। गुड टू गो बेटा। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। सर ऐसा क्यों किया गया? अगर तू करने का सोच भी रहा है ना, ऐसा करने का सोच भी रहा है ना, वाई दे हैव इंट्रोड्यूस दिस, दे हैव इंट्रोड्यूस दिस बिकॉज ऑफ अ सिंपल रीजन, सिंगल बोल रहा हूँ, क्या ही बोल रहा हूँ, हाँ जी, बिकॉज ऑफ अ सिंपल रीजन। क्या सिंपल रीजन है सर, बताओगे क्या? अरे डेफिनेटली बताएंगे ना, आपको बताएंगे तो किसको बताएंगे सर? ये जानबूझ के ऐसा किया गया सो दैट जो बंदा रीट्रांसफर करने का सोच भी रहा है, क्या कर रहा है सर? अगर रीट्रांसफर करने का सोच भी रहा है तो सरकार उसको बोलेगी इट इज डीम्ड टू बी नल, या डीम्ड उसको वॉइड करार देगी। मतलब उसको कोई भी लीगैलिटी नहीं दिया जाएगा। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई तुम सेक्शन 5 को बाईपास ना करो। सेक्शन 5 बोलते हैं कॉन्फिस्केट, अगर बेनामी ट्रांजैक्शन हुआ है तो इसको सरपास ना करे लोग, वापस नलीफाइड ना करे रिवर्स करके। अगर तुमने रिवर्स किया तो बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं होगा, बंदा बच जाएगा। एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे सरकार बोला कि अगर बेनामी ट्रांजैक्शन हुआ है तो बेनामीदार यानी द रियल ओनर के पास बोलो क्या होगा मालूम है? पावर रहेगा। सर क्या रहेगा? पावर रहेगा। कौन सा पावर रहेगा रे? कौन सा पावर रहेगा उनके पास? बताओ। उनके पास पावर रहेगा, बट कौन सा पावर रहेगा जरा बताओ, बताओ बताओ। पावर रहेगा बट कौन सा पावर रहेगा? यस बेटा जी, सीधी बात है, कॉन्फिस्केट करने का पावर रहेगा। दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज। पक्का पक्का, एकदम बढ़िया, सॉर्टेड, एकदम सॉर्टेड, एकदम एकदम बढ़िया। बढ़ो आगे। बढ़िया जी बढ़िया। यस बोल दो एक बार चैट बॉक्स में तो समझ में आ जाएगा कि भाई तुम लोग हो कि नहीं हो, तुम लोग हो कि नहीं हो। एक बार जल्दी जल्दी बता दो। सॉर्टेड लग रहा है भैया अभी तक जो भी पढ़ाया तुम लोगों को? एकदम बढ़िया। चलो मैं अगले प्रोविजंस की तरफ चल रहा हूँ। इसके अंदर कौन कौन से अथॉरिटीज़ है, उन लोग की क्या क्या ज्यूरिसडिक्शन है,
इसको पढ़ना पड़ेगा। सुना मैंने क्या बोला? अपने को भी क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इसमें क्या क्या अथॉरिटीज है और उस अथॉरिटीज के पास क्या 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 पावर्स है। वी गाइज नीड टू अंडरस्टैंड दैट कौन कौन सी चीजें हैं और कौन सा लॉ का क्या पावर है। ठीक है, अगेन ये टॉपिक थोड़ा सा अभी जो मैं सेक्शन पढ़ाने वाला हूँ, जो पावर बताने वाला हूँ, कुछ कुछ चीज़ें आपको पहले से ही पता हो कि हाँ इसका काम ये है, इसका वो काम है, इसका ये काम है, तो हमको ऑलरेडी पता रहेगा कि क्या अथॉरिटीज़ है, कैसे क्या है, कौन कौन क्या क्या करेगा। ये तुमको बहुत बेसिकली समझ में आ जाएगा कि कौन क्या करने वाला। देखो, अगर बेनामी ट्रांजैक्शन में पाए पकड़े गए तो फिर क्या 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 तुम लोगों को कौन कौन कैसे कैसे क्या हेल्प करेगा। चलो, मैं जो बना के दे रहा हूँ ये बहुत सुंदर बना के दे रहा हूँ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, वट एवर आई विल क्रिएट राइट नाउ विल बी द बेस्ट। रीजन बीन, आप कोई भी बुक उठा के देख लो, कहीं पे भी आपको ऐसा प्रोविजनिंग कहीं पे नहीं दिखेगा। सुना मैंने क्या बोला? ऐसा प्रोविजनिंग तुझे कहीं नहीं दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का एकदम सॉर्टेड है? सॉर्टेड भैया, भैया सॉर्टेड। चलो, क्या पढ़ना है सर? हमको पढ़ना है, लाइन मार देता हूं। हाँ जी सर, क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है जितने भी अथॉरिटीज है। क्या है सर? जितने भी अथॉरिटीज है, कौन से एक्ट के तहत? जितने भी ज्यूरिसडिक्शन है, जितने भी मैंने क्या बोला अथॉरिटीज है, ज्यूरिसडिक्शन है, कौन से लॉ के तहत? अरे भाई अपना खुद का लॉ, बेनामी ट्रांजैक्शन। यहां पर याद रखना, मैं बेनामी ट्रांजैक्शन को पता है क्या करने की चेष्टा कर रहा हूं? याद रखना, मेरा यहां पर अल्टीमेट मकसद पता है क्या है? मेरा अल्टीमेट मकसद है भैया तेरे को रोकना। दैट मीन्स आई वॉन्ट टू प्रोहिबिट। तो प्रोहिबिशन एक्ट है ये, याद रखना, इट इज अ प्रोहिबिशन एक्ट। अब लॉ ने ना 4 इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में बोला गया। सुना मैंने क्या बोला? लॉ ने ना 4 इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में बोला गया। ठीक है, कौन है वो 4 लोग? मैं बहुत सुंदर तरीके से बता रहा हूं। एक होगा इनिशिएटिंग ऑफिसर, अप्रूविंग अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटर, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। 4 लोग बताया एक्ट के अंदर। मैं अगर लिख ही देता हूं तुमको बोलने से अच्छा, मैंने बोला कि भैया यहां पर अथॉरिटीज है, किसके अंडर भैया? अथॉरिटीज अंडर द एक्ट। अथॉरिटीज अंडर द एक्ट। सर क्या अथॉरिटीज है एक्ट के अंदर? क्या अथॉरिटीज है बताओ? तो मैंने बोला कि भाई देर आर टोटल 4 मेन अथॉरिटीज। सो प्लीज ध्यान देना, द फॉलोइंग, प्लीज ध्यान देना, द फॉलोइंग आर द 4 मेन अथॉरिटीज। ध्यान है कि नहीं? 4 मेन अथॉरिटीज है। ठीक है, देर आर टोटल 4 मेन अथॉरिटीज। एक एक करके मैं समझाता हूं। इसका मैं टेबल बनवा रहा हूं, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, आपको पढ़ने में बहुत इजी फील होगा। पढ़ने में आपको बहुत इजी फील होगा। ये भैया बढ़ रहे आगे, आपको पढ़ने में बड़ा इजी फील होगा। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है सीरियल नंबर। दूसरा क्या है? अथॉरिटी। तीसरा क्या है? रोल एंड फंक्शंस। रोल एंड फंक्शन, एक एक करके पढ़ते। सबसे पहला अथॉरिटी मैंने जो आपको बोला वो है इनिशिएटिंग ऑफिसर। इनिशिएटिंग ऑफिसर, सबसे पहला अफसर कौन है? इनिशिएटिंग ऑफिसर। अभी ये कौन है सर? ये वो बंदा है जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा, प्रोविजनली अटैच करेगा बेनामी प्रॉपर्टी। अच्छा, क्या करेगा सर? ही विल स्टार्ट व्हाट भैया? स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करेगा। हाँ जी, इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करेगा। एंड क्या करेगा? प्रोविजनली, सुन रहे हो कि नहीं? एंड क्या करेगा? प्रोविजनली अटैच करेगा। क्या अटैच करेगा? बेनामी प्रॉपर्टीज को। आपको पता ना, आप कर सकते हो, आपका बेनामी प्रॉपर्टी को अटैच करेगा। सॉर्टेड है सर?
आगे बताओ, आगे बताओ। पहला। दूसरा पता है कौन होगा? ठीक है, दूसरा पता है कौन होगा? दूसरा होगा हमारा अप्रूविंग अथॉरिटी। कौन होगा? अप्रूविंग अथॉरिटी। अप्रूविंग अथॉरिटी क्या करेगा? इट विल ग्रांट व्हाट? इट विल ग्रांट द अप्रूवल। बिल्कुल, इट विल ग्रांट द अप्रूवल फॉर व्हाट? फॉर एक्शंस, फॉर द एक्शन, प्लीज ध्यान देना, फॉर द एक्शन इनिशिएटेड by initiating officer। इनिशिएटिंग ऑफिसर। सर क्या बोले आपस बताओ? मैंने बोला भैया ये अप्रूविंग अथॉरिटी अप्रूवल ग्रांट करवाएगा, जो इनिशिएटिंग ऑफिसर ने इनिशिएट किया हुआ है उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ये करेगा, ये बंदा करेगा। दूसरा, प्लीज ध्यान देना, हो गया। इसके बाद आएगा एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? जो मैनेज करता है और बेचता है कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी, बेनामी प्रॉपर्टीज को बेचने का काम करता है। अभी ऑब्वियसली बात है ना, सरकार थोड़ी ये सब प्रॉपर्टीज रखेगी, बेच देगी किसी को। जो खरीदेगा वो एक लेजिबल ओनर होगा, इसको हम लोग बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटर। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या करेगा ये बंदा? मैनेज करेगा। सर क्या करेगा? मैनेजेस व्हाट? मैनेजेस एंड disposes। manages and what he do? Disposes of what? Disposes of confiscated, मैंने कहा confiscated, बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं बोलूंगा, बट बेनामी प्रॉपर्टी बोलता हूं। तो बेनामी प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा, मैनेज करने के बाद बेच डालेगा। बेचना जरूरी नहीं है बेटा, वापस से बोल रहा हूं, बेचना जरूरी नहीं है। रिमेंबर दिस थिंग, बेचना जरूरी नहीं है, बेचना इज नॉट इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है डी पार्ट। डी पार्ट हमको क्या सिखाता है? डी पार्ट हमको सिखाता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। भाई यही सबका करता धरता है, बकरा यही बनाएगा। ये करेगा पता है क्या? ये हियरिंग करेगा, अटैचमेंट कंफर्म करेगा, डिसाइड करेगा कि भाई जो प्रॉपर्टी तुम लोग मुझे बता रहे हो वो बेनामी है कि नहीं है। सो व्हाट ही विल डू? he holds hearing, he confirms what? He confirms attachments, and decide what? whether जो प्रॉपर्टी अपना आया है सामने, whether जो अपनी प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी है वो बेनामी है कि नहीं है, बेनामी है कि नहीं है। दिस इज द होल स्टोरी बेटा जी, ये पूरी जन्म लेखा है। तो ये चार लोग हैं जिन जो पूरा करता धरता है इस एक्ट का। अच्छा याद रखना, जो मैंने भी अथॉरिटीज बताई है, ये लोग जो आपको मैंने बताई है, दीज अथॉरिटीज, सुन रहे हो कि नहीं? मैं बोल रहा हूं दीज अथॉरिटीज, ये अथॉरिटीज के पास पूरी शक्ति है। दे हैव पावर्स ऑफ ए सिविल कोर्ट। दे हैव पावर ऑफ ए सिविल कोर्ट अंडर CPC 1908। ठीक है, एंड दे हैव पावर वाइल ट्राइंग अ सूट। ट्राइंग का मतलब है था
जब तुम्हारे पे ट्रायल चल रहा है, सुनवाई चल रही है, तो 1908 सीपीसी के अंदर जो भी पावर है वो पावर है। और ये जो भी करेंगे इसको एक कानूनन कार्रवाई मानी जाएगी, यानी इसको जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएगी। ऑब्वियसली बात है ना, दे हैव ऑल द पावर्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये 4 लोग, सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं, क्या ये 4 लोग सारा काम संभाल पाएंगे? बताओ, जल्दी बताओ। अगर कोई प्रॉपर्टी बेनामी है कि नहीं, ये 4 लोग इसको मैनेज कर पाएंगे क्या? ये मेरा क्वेश्चन है, बताओ। बताओ। मैं तुमको ये बोल रहा हूं, मेरा क्वेश्चन आपकी तरफ ये है, ये 4 लोग बिना कोऑर्डिनेशन के काम कर पाएंगे क्या? 4 लोग के अलावा डू यू थिंक दे नीड हेल्प ऑफ सम अदर पीपल? ये मेरा क्वेश्चन है। क्या इनको 4 लोगों के अलावा भी कोई किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? ये क्वेश्चन है, बताओ। डेफिनेटली इनको हेल्प की जरूरत पड़ेगी। और डेफिनेटली इनको हेल्प क्यों लगेगा बेटा? दे नीड सम हेल्प, एंड लॉ ने, सरकार ने पता है क्या बोला है? कुछ ऑफिसर्स का नाम दिया है, ठीक है, सुन रहे हो ना? मैंने बोला कुछ ऑफिसर्स का नाम दिया है। सो मैं बोल रहा हूं फॉलोइंग ऑफिसर्स असिस्ट करेंगे। पता है क्या करेंगे? असिस्ट करेंगे। वो भी किस में करेंगे भाई? एनफोर्समेंट पे करेंगे। जो एनफोर्समेंट ऑफ द एक्ट है उसको हेल्प करेंगे। अगेन इसके लिए भी मुझे एक टेबल बनाना पड़ेगा। मैं कुछ अथॉरिटीज के नाम बोलूंगा और वो लोग आपको इस कानून के अंदर हेल्प करेंगे। सर क्यों बेटा? ऑब्वियसली बात है, सारा डेटा इन लोग के पास नहीं होगा बेटा, एंड दैट इज द रीजन वी गाइज नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर अदर पार्टीज जिनका मुझे हेल्प लेना बहुत 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 जरूरी है। देयर आर लॉट्स ऑफ ऑफिसर, जैसे कि ये मेरा सीरियल नंबर है, ठीक है, और ये है मेरा कैटेगरी ऑफ ऑफिसर। कैटेगरी ऑफ ऑफिसर, ठीक है। और कौन है भैया? अपॉइंटेड अंडर विच एक्ट। अगेन एग्जाम के लिए अपॉइंटेड अंडर विच एक्ट अगर तुम लोगों को नहीं भी याद है तो भी चलेगा, बट कौन कौन से ऑफिसर हेल्प करेंगे एटलीस्ट वो याद रखने का ट्राई करो। जैसे कि सबसे पहला कौन हेल्प करेगा? सबसे पहला इनकम टैक्स अथॉरिटीज आपको हेल्प करेगी, क्योंकि बेटा इससे ही ना क्या पता चल जाएगा ना, पैन रिकॉर्ड और ये रिकॉर्ड आराम से पता चल जाएगा। तो सबसे पहला बेटा आप लोगों को इनकम टैक्स अथॉरिटीज का हेल्प मिलेगा। कौन से एक्ट के तहत दे आर अपॉइंटेड? तो ऑब्वियसली बात है, यू नो दे आर अपॉइंटेड एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। कुछ ही टाइम पे ये लॉ बदल जाएगा, आपको शायद पता है कानून बदल रहा है इनकम टैक्स का। आई होप आप लोग इस चीज पे पूरा अपडेटेड हो। दूसरा ध्यान देना, दूसरा आपको हेल्प मिलेगा कस्टम एंड एक्साइज ऑफिसर से भी मिलेगा। यू विल डेफिनेटली गेट हेल्प फ्रॉम होम? हेल्प फ्रॉम कस्टम एंड एक्साइज ऑफिसर, ठीक है। तो आपको इन लोगों से भी बेटा भरपूर मदद मिलेगी। अच्छा, इनको कौन से एक्ट के तहत अपॉइंट किया गया? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो भी तुम्हारा रेलेवेंट, सुन रहे हो ना, जो भी तुम्हारा रेलेवेंट प्रोविजंस होगा, जो भी तुम्हारा रेलेवेंट प्रोविजन होगा किसका? अंडर कस्टम एक्साइज एंड कस्टम लॉज, जो कानून होगी उसके तहत जो ऑफिसर्स अपॉइंट हुए रहेंगे उन लोग आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। इन चारों को उन लोग हेल्प करेंगे। उसके बाद सर कौन है फिर? अरे बाप रे, इसके बाद कौन है भैया? इसके बाद है एनडीपीएस ऑफिसर। ये नारकोटिक्स वाले होते हैं, ठीक है। एनडीपीएस ऑफिसर, इन लोग भी आपकी हेल्प करेंगे। जब किसी का रिकॉर्ड निकालना होगा तो दे विल डेफिनेटली हेल्प अस। और इन लोग कौन से एक्ट के तहत
अपॉइंट होते हैं, इन लोग के अंदर एक एक्ट है एनडीपीएस एक्ट 1985, उसके तहत है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो एनडीपीएस एक्ट लिखा तो भी चलेगा, 1985 याद नहीं रहा तो भी चलेगा। जैसे कि मैंने बोला, इफ यू डोंट इवन रिमेंबर अंडर विच लॉ दे हैव अपॉइंटेड, इट इज टोटली फाइन, कोई लोड नहीं लेना, बट एटलीस्ट ऑफिसर असिस्टिंग का नाम याद रखना, इनकम टैक्स ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर, एनडीपीएस ऑफिसर। उसके बाद अगला ऑफिसर आ रहा है डी पॉइंट, अगला ऑफिसर है स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिसर्स। तो कौन से ऑफिसर बोले आपने? स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिसर्स। ओके, स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिसर्स जो होंगे, अच्छा इनको हम लोग ने कौन से लॉ के तहत अपॉइंट किया रहेगा? तो SCRA, जो आपको करंट सर पढ़ाने वाले हैं, SCRA एक एक्ट है 1956, उसके तहत आपको अपॉइंटमेंट हुई होगी, उन लोग आपकी हेल्प कर देंगे। तो भैया वापस से बोल रहा हूँ, इट इज़ टोटली फाइन इफ यू डोंट रिमेंबर द लॉ अंडर विच दे हैव अपॉइंटेड, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द हेल्पिंग ऑफिसर, असिस्टिंग ऑफिसर्स। ठीक है, आरबीआई वाले हेल्प कर लेंगे, आरबीआई वाले भी तो हेल्प करेंगे, तो ABCDE हो गया, तो आपको आरबीआई के ऑफिसर्स भी हेल्प करेंगे, एंड दे हैव अपॉइंटेड एज पर आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, तो आरबीआई ऑफिसर्स भी आपको हेल्प करेंगे। आरबीआई ऑफिसर्स कौन से लॉ के तहत अपॉइंट होते हैं? आरबीआई एक्ट के तहत अपॉइंट होते हैं, जो कब आया था? 1934 में आया था। वापस चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द असिस्टिंग ऑफिसर्स लाइक इनकम टैक्स अथॉरिटी, लाइक कस्टम, लाइक एनडीपीएस, लाइक स्टॉक एक्सचेंज, लाइक आरबीआई। और भी ये खत्म नहीं हुआ है, EF हो गया भैया, F में चलेंगे अब, F में चलेंगे भैया, ध्यान देना। F में कौन है भैया? पुलिस ऑफिसर। सर कौन बोला भाई? पुलिस ऑफिसर। ये कौन से लॉ के तहत? CRPC CPC के तहत आएंगे, अंडर CRPC एंड IPC के प्रोविजंस के तहत आएंगे। गुड टू गो भाई, खत्म हो गया? अरे नहीं, और भी लोगों का हेल्प चाहिए रहेगा। F के बाद G आता है, G में भैया हम लोग हेल्प ले रहे हैं, सेबी वालों का भी हेल्प लेंगे, तो सेबी के जो भी ऑफिसर्स रहेंगे वो भी आपको हेल्प करेंगे। ये कौन से एक्ट के तहत अपॉइंट हुए रहेंगे भाई? सेबी एक्ट 1992 के तहत अपॉइंटेड रहेंगे। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, यू आर नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड टू रिमेंबर व्हाट, यू आर नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड टू रिमेंबर द नेम ऑफ द एक्ट, you just have to remember the helping hand that will be given to you। अच्छा इसके बाद और कौन होगा? ईडी वाले भी तो रहेंगे, एनफोर्समेंट डायरेक्टर ऑफिसर्स। तो तुम्हारे जो ईडी ऑफिसर्स है वो भी आपके समक्ष आपको हेल्प करने आएंगे। ईडी जो होता है वो फेमा एक्ट के तहत दे आर अपॉइंटेड। फेमा एक्ट कब आया था? 1999, 100 साल पहले हमने ये चैप्टर पढ़ लिया है। आई होप आप लोग ने पढ़ लिया होगा। आई कैन होप दैट तुम भूल भी गया रहेगा, तो भूलने का नहीं है। एच के बाद भैया हो जाएगा आई। आई में अपन क्या पढ़ेंगे? आई में बेटा और कौन होता है? हाँ जी, और कोई भी ऑफिसर ऑफ अदर स्टैट बॉडी या कोई अदर ऑफिसर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको हेल्प करने वाले कौन होंगे? ऑफिसर्स होंगे ऑफ अदर स्टैट्यूटरी बॉडी। कौन सा बॉडी बोला? स्टैट्यूटरी बॉडी। कौन से लॉ के तहत अपॉइंट करोगे? तो मैं बोल देता हूँ भैया, उनके ऊपर जो रिस्पेक्टिव लॉ लगेगा, यानी दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर वॉट एवर लॉ, सेंट्रल लॉ, स्टेट लॉ, वॉट एवर लॉ दे हैव बीन अपॉइंटेड, जो भी लॉ के तहत उन लोग अपॉइंटेड रहेंगे उसके तहत देख लेंगे। सो कॉन्स्टिट्यूटेड, सुन रहे हो कि नहीं? कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर वॉट? कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेंट्रल किंवा स्टेट एक्ट। अच्छा सर समझ में आ गया। अच्छा और कौन है लास्ट में? बेटा मैं इसको एंड कर दूंगा, ये आपके इतने हेल्पर्स बहुत हो गए, इसमें से एटलीस्ट 5-6 तो याद रखना ही रखना। ठीक है, सेबी हो गया, आरबीआई ऑफिसर हो गए, इन लोग को तो याद रखना ही रखना। और मेरा लास्ट है भैया अदर ऑफिसर। ठीक है, ऐसा कोई भी अन्य ऑफिसर जो केंद्र सरकार बाद में नोटिफाई करे, एनी अदर ऑफिसर नोटिफाइड बाय होम। सो नोटिफाइड बाय होम? नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, और जो भी लॉज लगेंगे, चाहे वो सेंट्रल हो भाई, स्टेट हो भाई, लोकल हो, या जो भी अपना लोकल में जो भी बैंकिंग कंपनीज का जो भी होगा उसके तहत होगा। तो भाई ये हो गया तुम्हारा हेल्प।
भाई और किस और क्या हेल्प करूं? ये हो गए तुम्हारे सारे हेल्पर्स के नाम। सुंदर तरीके से लिखा दिख रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, पढ़ते वक्त इतना मजे आएंगे ना। मैं रिपीट करता हूँ, यू आर नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड टू रिमेंबर द नेम विच ऑफ फ्रॉम विच दिस दे आर अपॉइंटेड। एक्ट का नाम याद करने का जरूरत नहीं है दोस्तों। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट आर यू रिक्वायर्ड? यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू रिमेंबर व्हाट, यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू रिमेंबर द ऑफिसर्स का नेम अंडर विच दे आर बीन अपॉइंटेड। तेरे को ऑफिसर का नाम एकदम अच्छे से याद रखना है, एकदम भली बात याद रखना है। इजी, गुड टू गो, थम्स अप है। एक बार जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बता दो हाँ जी सर, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। सॉर्टेड है ना, एकदम सुपर्ब चैप्टर है। मतलब लोड नहीं है इस अगेन इस चैप्टर को करने के लिए, बिल्कुल भी लोड नहीं है। ये चैप्टर एकदम सुंदर सुशील वाला चैप्टर है, बढ़िया एकदम सॉर्टेड है भाई, सॉर्टेड 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 सॉर्टेड। बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। आर यू सुअर, आर यू सुअर, आर यू सुअर? ओके ओके सर, सुअर 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 सुअर। मैं रिपीट करता हूँ, रिपीट कर चिल्ला रहा हूँ, सिर्फ ये ऑफिसर लोग का नाम याद रखने का। ये एक्ट नहीं याद रहा तो भी चलेगा। 4 लोग हैं इस एक्ट में जो आपका हेल्प करेगा, 4 लोग हैं जो तेरे को हेल्प करेगा इस एक्ट में, बस तेरा वहीं पे काम खत्म हो जाएगा। ये 4 लोगों का काम होता है पूरा पूरा तेरे को हेल्प करने का, और हेल्प करने के बाद तेरा पूरा एडजुडिकेशन इन लोग सब लोग देखेंगे। सर चैप्टर क्या अभी खत्म हो गया? आंसर इज नहीं। चैप्टर के अंदर कुछ सीरीज ऑफ सेक्शन है जो हमको पढ़ना पड़ेगा, 24, 25, 26, 27, 28, 29, और अल्टीमेटली स्पेशल कोड के कुछ पावर्स पढ़ने पड़ेंगे। मुझे लग रहा है और मैक्सिमम एक एक और क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या लेक्चर खत्म हो रहा है? आंसर इज नो, लेक्चर अभी खत्म नहीं हो रहा है। अभी भी 1 घंटा हम लोग बैठने वाले हैं, 1 घंटे में हम आगे बढ़ा रहे कंसेप्ट को। सर बढ़ाओ आगे, सर आगे बढ़ाओ। इतना अभी तक समझ में आया कि नहीं बता दो? एकदम सॉर्टेड लग रहा है ना? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और हम लोग बढ़ रहे हैं एक नया कंसेप्ट की तरफ, दैट इज नोटिस। अरे सीधी बात है ना, किसी का बेनामी प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए डोंट यू थिंक हमको एक नोटिस भेजना पड़ेगा? डेफिनेटली वी हैव टू सेंड अ नोटिस। और नोटिस का टाइमलाइन समझना पड़ेगा कि भाई नोटिस कितने टाइम में जाएगा, व्हाट इज द टाइमलाइन, हमको सामने वालों को कितना समय देना है, ये सारी चीज़ें हमको भी पढ़नी पड़ेगी। अगेन मैं बोल रहा हूँ बहुत ही सुंदर है। सेक्शन 24 अभी पढ़ने का, नोटिस एंड अटैचमेंट ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी। नोटिस कैसे सर्व करोगे, और नोटिस सर्व करने के बाद आप किस तरीके से प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकते हो, आप किस तरीके से एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सब चीज़ें भेजोगे, वो सारी चीज़ें अब हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, एकदम सिंपल है, ईजी है, और आराम से आपका काम हो जाएगा। चलो भैया, सर कहाँ पढ़ना है? सर हमको पढ़ना है अगले सेक्शन की तरफ। सेक्शन नंबर क्या है? सेक्शन नंबर है 24। सेक्शन नंबर क्या है? 24। जो क्या बताता है हमको? ये बताता है नोटिस, ठीक है, एंड नोटिस के साथ साथ भैया जी अटैचमेंट। ठीक है, अटैचमेंट किसका बेटा? अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कैसे होगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा, क्या प्रोविजनिंग है, वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड दैट। आर यू देयर बेटा? आप लोगों को ये सारी चीज़ समझना पड़ेगा। जल्दी जल्दी एक बार येस और नो में जवाब दे दो। एकदम बढ़िया, एकदम सॉर्टेड है, सॉर्टेड है भैया, सॉर्टेड है। चलो क्या प्रोसीजर है तो देखना। सेक्शन 24 का पहले पर्पस समझना। व्हाट इज सेक्शन 24 इज सेइंग, 24 प्रोसीजर ले डाउन करता है कि किस तरीके से एक्शन इनिशिएट होगा। इनिशिएटिंग ऑफिसर करेगा ना, इनिशिएट कैसे करेगा? अगर बेनामी ट्रांजैक्शन हुआ है, बेनामी प्रॉपर्टी आई है, तो इनिशिएटिंग ऑफिसर यानी आईओ, आईओ क्या करेगा? आईओ नोटिस देगा, प्रोविजनल अटैचमेंट करेगा, और ये मैटर को रेफर करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। जैसे तेरे को मैंने अभी जस्ट बताया, देख अभी जज बताया, इनिशिएटिंग ऑफिसर इनिशिएट करेगा। बस सेक्शन 24 में अभी वही पढ़ने का है। सेक्शन 24 का पहले पर्पस समझो। सेक्शन 24 का पहले क्या समझो? सेक्शन 24 का पहले पर्पस समझो। वाई, अंडरस्टैंड करो व्हाट इज द पर्पस। सेक्शन 24 क्या ले डाउन करेगा भैया? सेक्शन 24 ले डाउन करता है, इट lays down what? It lays down the procedure. It lays down what? It lays down the procedure to initiate what? Initiate action
एक्शन अगेंस्ट बेनामी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो एक्शन करने के लिए ये सेक्शन बनाया गया। तू मुझे बता, ये एक्शन चलाएगा कौन? भाई आईओ चलाएगा। तू समझ रहा है, ये चलाएगा कौन? आईओ चलाएगा। और आईओ चलाने के बाद भैया ये रेफर किसको कर दिया जाएगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। ठीक है, मैं लिख देता हूं प्रॉपर्टी बाय आईओ। आईओ मतलब इनिशिएटिंग ऑफिसर। अब इसके साथ साथ और भी पावर है, इंक्लूडिंग व्हाट? इंक्लूडिंग issuance of notice. Issuance of what? Issuance of notice या बेटा प्रोविजनल अटैचमेंट। और क्या कर सकते हैं सर? इसके साथ साथ हम लोग इसका रेफरल भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग बोलो क्या कर सकते हैं? रेफरल कर सकते हैं, वो भी किसको? टू दी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। टू दी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। सीधी बात है। तो मेरे को ना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूं, स्टेप बाय स्टेप चीज सिखाता हूं। सुनना स्टेप बाय स्टेप। सुना मैंने क्या बोला? क्या पढ़ने का तेरे को? स्टेप बाय स्टेप चीजें पढ़नी है भाई, स्टेप बाय स्टेप चीजें तेरे को समझनी है। ठीक है, तैयार हो आप लोग? सुनना, स्टेप बाय स्टेप चीजें समझेंगे। मैं आपको टेबल बनाता हूं। टेबल में से क्या होता है ना, जल्दी पढ़ के होता है। एक छोटा बॉक्स बनाएंगे और एक बनाएंगे वड्डा बॉक्स। ये बन गया मेरा बॉक्स। इजी। सबसे पहले we will start with सबसेक्शन, और दूसरा अपन स्टार्ट करेंगे प्रोविजंस। दूसरा बोला अपन क्या स्टार्ट करेंगे? प्रोविजन स्टार्ट करेंगे। तो दो चीजें अपन स्टार्ट करेंगे। सॉर्टेड है, एकदम बढ़िया है, एकदम रिलैक्स आइटम है। चलो सबसे पहले एक एक चीज पढ़ेंगे। सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? बोलता है कि भैया इफ आईओ मतलब इनिशिएटिंग ऑफिसर हैज व्हाट? हैज रीजन टू बिलीव। सर क्या बोला? हैव रीजन टू बिलीव। ठीक है, अब रीजन टू बिलीव मतलब उसके पास क्या रहेगा? कोई मटेरियल होगा। तो बेस्ड ऑन मटेरियल क्या? दैट द पर्सन, इंसान, वो व्यक्ति पता है कौन है? वो एक बेनामीदार है। इसे बेनामीदार, एक भिखारी आदमी, उसके पास इतना बड़ा घर, ऐसा कैसा? तो बंदा बोलो कौन है? बेनामीदार है। ठीक है, बेनामीदार है तो वो क्या कर सकता है? ही मे इशू व्हाट? ही मे इशू अ नोटिस। एक नोटिस दे सकता है। नोटिस टू शो कॉज वाई द प्रॉपर्टी शैल नॉट बी ट्रीटेड एज बेनामी। चलो सफाई दे दो। मैं बोला वाई द प्रॉपर्टी, सुन रहे हो ना? वाई द प्रॉपर्टी should not be treated as बेनामी। बताओ, तुम बताओ। लेटर भेजा जाएगा, इसके बाद बताया क्या होगा? ये लेटर की कॉपी, ये नोटिस की कॉपी ऑफ नोटिस में also be sent to the which owner?
बेनिफिशियल ओनर, अबे बेनिफिशियल कौन ओनर है? काम का ओनर, नाम का नहीं, बेनिफिशियल ओनर। जब बेनिफिशियल ओनर को तुम भेजने का, अगर भाई अगर तेरे को पता है बेनिफिशियल ओनर कौन है तभी करना, वरना नहीं। तुझे अगर पहले से पता है तो ही, वरना नहीं। जल्दी बताओ, तुझे पता होना चाहिए बंदा कौन है। गुड टू गो, तभी कर सकता है रे, तभी 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 ही। ठीक है, इसके बाद कर दिया। पहले नोटिस आईओ ने नोटिस किसको दिया? बेनामीदार को दिया, बेनामीदार को दिया। सेकंड भैया हमने नोटिस फिर क्या किया? बीओ को भेज, बीओ अगर पता है तो कॉपी ऑफ नोटिस भेजेंगे, वरना नहीं। अच्छा, तीसरा सबसेक्शन थर्ड, अगर एलियनेशन का रिस्क है, एलियनेशन का मतलब है ट्रांसफर कर देगा, बेच देगा, तो आईओ विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी, अप्रूविंग अथॉरिटी देख ऊपर लिखा था अपन ने, अप्रूविंग अथॉरिटी देख बी नंबर, अप्रूविंग अथॉरिटी का अप्रूवल लेके प्रोविजनली अटैच कर सकता है, बट अप टू 90 डेज। क्यों? क्योंकि डर लग रहा है कि भाई ये बंदा है ना क्या कर देगा, प्रॉपर्टी का हेरा फेरी कर देगा, तो जो हम लोग इसकी बैंड बजा सकते थे अब बैंड नहीं बजा पाएंगे। सबसेक्शन 3 ये बोलता है इफ देयर इज अ रिस्क, देयर इज अ रिस्क, कौन सा रिस्क? रिस्क ऑफ एलियनेशन। कुछ समझ रहा है कि नहीं? रिस्क ऑफ एलियनेशन जब्त कर सकते हैं। सरकार ने क्या बोला? सरकार ने बोला द आईओ में, आईओ माने इनिशिएटिंग ऑफिसर में, विथ व्हाट? विथ प्रायर अप्रूवल। प्रायर अप्रूवल ऑफ किसका? प्रायर अप्रूवल ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी का। प्रायर अप्रूवल किसका? प्रायर अप्रूवल अप्रूविंग अथॉरिटी का, जहां पर मैं पता है क्या कर सकता हूं, मैं प्रोविजनली क्या कराऊंगा? अटैच कराऊंगा। प्रोविजनली अटैच द प्रॉपर्टी, वो भी कितने दिन के लिए मालूम है? पता है कितने दिन के लिए? फॉर अप टू 90 डेज, 90 दिनों के लिए अटका दूंगा। और 90 दिन तुम कहां से गिनोगे? फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस। बोल बेटा, तुम समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तुम्हारे अक्कल में बात जा रही है कि नहीं जा रही? बोलो, तुम्हारे अक्कल में बात जा रही है कि नहीं जा रही? थॉटेड है? एकदम ब्यूटीफुल से बात समझ में आ गया? ठीक है। चौथी बात, 90 दिन के लिए भैया प्रोविजनली अटैच हो सकता है। आगे बढ़ रहा हूं। चौथी बात, विद इन 90 डेज, कितना दिन बोला? विद इन 90 डेज। कहां से गिनोगे? फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस। मैंने बोला फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस विद इन हाउ मेनी डेज? 90 डेज। अगर प्रोविजनली अटैचमेंट हो चुका है, क्या बोला मैंने बोला अगर प्रोविजनल अटैचमेंट होई गवा, क्या होई गवा? प्रोविजनल अटैचमेंट ऑलरेडी मेड हो गया, तो ऐसे केस के अंदर दो चीजें होगी। पहला ये होगा, वी विल कंटिन्यू द अटैचमेंट, we will continue the attachment
विथ अप्रूवल, विथ अप्रूवल, या तो वी विल रिवोक द अटैचमेंट, वी विल रिवोक मतलब भैया हम प्रॉपर्टी को रिलीज कर देंगे, ठीक है, वी विल रिवोक द अटैचमेंट, पक्का पक्का, वी विल रिवोक द अटैचमेंट, सो वी विल रिवोक अटैचमेंट, ठीक है, वी विल रिवोक अटैचमेंट विथ अप्रूवल, सब विथ अप्रूवल ही होगा, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा, अगर अटैचमेंट नहीं हुआ है तो मेरी बात समझ रहा है ना, विद इन 90 डेज नोटिस से अगर अटैचमेंट हो गया है तो मैं या तो अटैचमेंट कंटिन्यू रखूंगा या अटैचमेंट छोड़ दूंगा, प्रॉपर्टी छोड़ दूंगा, ये भाई ठीक है। बट अगर अटैचमेंट नहीं हुआ है, मैंने बोला अगर क्या नहीं हुआ है, इफ नॉट ऑलरेडी अटैच्ड, इफ नॉट ऑलरेडी अटैच्ड, तो क्या करने का मालूम, तुम या तो अटैचमेंट करो या डिसाइड करो कि अटैच नहीं करना, तो या तो आप प्रोविजनली, सिंपल बात है मैं बताता हूं, ये तो प्रोविजनली अटैच करोगे, या तो आप डिसाइड करोगे, क्या डिसाइड करोगे, आप डिसाइड करोगे नॉट टू अटैच, आप डिसाइड करोगे नॉट टू अटैच, ठीक है, और दोनों भी जो होगा वो होगा विथ अप्रूवल, दोनों भी जो होगा वो होगा विथ अप्रूवल, कोई डाउट तो नहीं है। अल्टीमेट मुझे क्या बोलना है आपको, तो इस तरीके से पूरा जमा पूंजी चलेगी। सब सेक्शन 5 भी है, बट पहले यहां तक आप मेरी बात समझ लो, देयर आर टोटल कॉन्सेप्ट यहां पे क्या बोल रहा है, अगर आईओ को लग रहा है कि भैया सामने वाले व्यक्ति के पास एक ऐसा टाइप का प्रॉपर्टी है जो बेनामी ट्रांजैक्शन से एक्वायर किया गया है, तो ऐसे केस में आईओ आपको एक क्या भेज सकता है, आईओ आपको एक नोटिस भेज सकता है। उस नोटिस के अंदर ये बोला जाएगा मैं तुमको इसको बेनामी ट्रांजैक्शन क्यों ट्रीट ना करूं, पहला। दूसरा, अगर मुझे रियल ओनर, बेनिफिशियल ओनर का एड्रेस बेटर नाम भी पता है तो मैं उनको भी नोटिस सर्व कर देगा। अगर मेरे को लग रहा है कि ये बेच देगा तो आई कैन डू अ प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकता हूं, कितने दिन के लिए, अप टू 90 डेज के लिए। अच्छा, अभी जब से नोटिस भेजा 90 दिनों के अंदर अंदर अगर मैंने ऑलरेडी प्रॉपर्टी अटैच कर लिया है या तो मैं कंटिन्यू रखूंगा या तो छोड़ दूंगा, बट मैंने अटैच नहीं किया है तो आई विल डिसाइड क्या अटैच करना है कि नहीं करना है, खत्म हो गया, ठीक है। अब लॉ बोलता है इफ, सुनना, इफ प्रॉपर्टी इज अटैच्ड, ठीक है, और कंटिन्यू टू बी अटैच्ड, ठीक है, अटैच या कंटिन्यू टू बी अटैच्ड, लॉ बोलता है द आईओ मतलब इनिशिएटिंग ऑफिसर मस्ट, माने कंपल्सरी, ठीक है, विद इन कितना दिन, विद इन 15 डेज, विद इन कितना दिन बोला मैंने, विद इन 15 डेज, ठीक है, एक स्टेटमेंट बनाएगा, उन्हें ड्रॉ करेगा, ड्रॉ अप अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट बनाएगा, एक स्टेटमेंट को रेडी करेगा, ड्रॉ अप अ स्टेटमेंट ऑफ द केस का पूरा एक काइंड ऑफ चार्जशीट बनाएगा, ठीक है, एंड उसको कहां पे रेफर कर देगा, किसको रेफर कर देगा, एए यानी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को दे देगा, रेफर टू एए, किसके वास्ते, फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन बोल लो या फर्दर एक्शन बोल लो। याद रखना यहां पर इनिशिएटिंग ऑफिसर का मतलब क्या हुआ, मैंने तो चीज बताई नहीं आपको, नोट करके लिख देता हूं, प्लीज मेरी बात सुनना, ठीक है, नोट करके बोल देता हूं। मैं बोल रहा हूं जो आईओ है, आईओ मतलब कौन होगा, आईओ का मतलब होगा
असिस्टेंट कमिश्नर कौन होगा? असिस्टेंट कमिश्नर होगा। अच्छा जी, असिस्टेंट कौन होगा? कमिश्नर होगा, या तो डेप्यूटी कमिश्नर होगा। कौन होगा बेटा जी? डेप्यूटी कमिश्नर होगा। गुड टू गो। एज पर विच एक्ट? एज पर इनकम टैक्स एक्ट। ओ भाई, वो एक्ट के तहत जो बंदा है वो होगा। इन्वेस्टिगेशन होगी, बातचीत होगी। दिस इज हाउ द फ्लो विल बी। हो गया भैया, सेक्शन पूरा एक पेज में समेट लिया मैंने। थोड़ा बॉक्स वॉक्स बनाया है, तो लेट मी कंप्लीट द बॉक्स। ये लो भैया, ये लो भैया, ये लो भैया, ये भी लो, और ये भी लो। होगी, 5 बातें हो गई। स्टोरी एंड। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है? एकदम थॉटफुली सॉर्टेड आइटम बताया आपको, थॉटफुली सॉर्टेड आइटम है, एकदम थॉटफुली कॉन्सेप्ट बताया। ठीक है, अभी हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक, विल कम बैक अगेन। 2 मिनट का ब्रेक लेके वापस से हम कंटिन्यू करेंगे।
हाँ जी, हम आ गए हैं वापस आपके समक्ष कंटिन्यू करने कंसेप्ट को। आ जाइए। जस्ट हमने 2 मिनट का ब्रेक लिया जस्ट टू अंडरस्टैंड। हमने 24 कंप्लीट कर लिया है। अब 24 के अंदर हमने इन डिटेल पढ़ लिया आईओ क्या करेगा, आईओ किस तरीके से कैसे कैसे अपना प्लानिंग चलाएगा। इन डिटेल डिस्कशन हो गया भैया। आईओ की पूरी ताकत हमने तुम्हारे समक्ष रख दी है और आई थिंक आप लोगों को पूरा पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया भाई किस तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना है। डिटेल में बता दिया भैया, डिटेल में बता दिया आईओ क्या करेगा। ये 10 नहीं है बेटा, वापस बोल दूं, दिस इज आईओ। आई होप एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो आपके दिमाग में जा रहा है कि नहीं। ठीक है, कुछ गलती से लॉ लिख दिया मैंने, ठीक है। आई थिंक बाकी आपको समझ में आ गया। यहां तक सब एकदम क्लियर है, एकदम सॉर्टेड है भैया। क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। चलिए, बहुत इजी चैप्टर में वापस से चिल्ला चिल्ला के बोलो, ये इजी, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही सॉर्टेड चैप्टर है एंड यू विल नॉट इवन फील अरे भाई ये तो बहुत मतलब हालत खराब होगी, बिल्कुल भी नहीं है। चलो अगले सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। अगला सेक्शन हम सेक्शन बाय सेक्शन आगे बढ़ाते चल रहे हुए हम लोग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल एज अ पैरामीटर लगा के चल रहे कि भाई हम हर एक चीज कवर अप कर लें। चलिए सर, अभी हमको क्या बढ़ना है सर? हमको अगर अभी आगे बढ़ना है सेक्शन नंबर 26 के पास जाना पड़ेगा। सर कहाँ बढ़ोगे? सॉरी 25 के पहले जाना पड़ेगा। पहले तो विल डिस्कस सेक्शन नंबर 2525 विच इज टॉकिंग अबाउट मैनर, ध्यान देना, मैनर ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। कुछ समझे? हमको यहां पे सिखाया जा रहा है कि नोटिस आप सर्व कैसे करोगे। देखो सेक्शन 25 क्या प्रिस्क्राइब कर रहा है, एक लीगल प्रोसीजर हमको सिखा रहा है कि नोटिस सर्व कैसा करना है 24 के अंदर। 24 के अंदर नोटिस देते, देखो ये 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 देखो कहाँ गया, अरे कहाँ गया, अरे कहाँ गया भैया। हम तुमको नोटिस दे रहे ना, नोटिस दोगे कैसे, ये कौन बताएगा? तो ये किसको दोगे, ये कौन बताएगा? तो ये हमको समझना पड़ेगा कैसे दोगे और किसको दोगे। समझ में आया मैंने क्या बोला? इसके लिए आप लोग क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन नंबर 25 जो क्या बात करता है, जो बात करता है मैनर ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। कुछ समझा मैंने क्या बोला? किसके ऊपर बात करता है? मैनर ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। थोड़ा एडजस्ट कर लूं। इसमें दो चीज है, ऑनेस्टली बताऊं, इस सेक्शन के अंदर आपको दो चीजें अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। बहुत इजी भी है। You guys just need to focus on two things. Number 1, Number 2. Number 1 बोल रहा है भाई नोटिस कैसे दोगे? 24 में नोटिस देना होता है ना, 25(1) में लिखा हुआ है नोटिस कैसे दोगे। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करेगा सेक्शन नंबर 25(1) में फोकस करेगा और दूसरा अपन किसे फोकस करेगा? सेक्शन नंबर 25(2) में करेगा। 25(1) क्या बोलता है? 25(1) बोलता है कि तेरे को अगर नोटिस भेजना है, क्या भेजने का है? तेरे को अगर क्या करने का है? नोटिस सर्व करना है तो बिंदास कर, खुलेआम कर। नोटिस आप बिल्कुल सर्व करो। या तो आप उसको सर्व कर सकते हो बाय पोस्ट, या तो आप कर सकते हो, ऐसा करो कि आपने समन इशू किया हो अंडर कोर्ट या अंडर सीपीसी, तो एज इफ पोस्ट करो, या तो एज इफ इट वर अ समन्स issued by whom? Issued by a court. समझा? कोर्ट अंडर विच लॉ? अंडर CPC 1908। मतलब या तो तू समन की माफी को उसको लेटर भेज या पोस्ट भेज। 25(2) क्या बोलते हैं? 25(2) बोलता है नोटिस एड्रेस किसको करोगे?
द नोटिस, सुन रहे हो ना, नोटिस मे बी एड्रेस्ड, नोटिस मे बी एड्रेस्ड टू whom, टू द अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट कौन, अप्रोप्रिएट कौन, अप्रोप्रिएट पर्सन या अप्रोप्रिएट एंटिटी। अब मैं तुझे से एग्जांपल, मेरे को अगर तेरे को लेटर भेजना है, लेटर तो भेज दूंगा पोस्ट के द्वारा, समन्स के द्वारा, बट सर किसको भेजूंगा ये क्वेश्चन है, कैसे भेजूंगा वो तेरे को मैंने समझा दिया। तू कैसे भेजेगा तेरे को मैंने वो एकदम मस्ती में समझा दिया, एकदम मस्ती में समझा दिया, बट तू किसको भेजेगा वो तेरे को समझाना पड़ेगा। तू समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, तू समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं। तो अपने को अभी क्या करना पड़ेगा, दोनों का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। एकदम कान बीन खोल के मेरी बात सुनना, बहुत मजा आएगा तेरे को। किसको भेजेगा देख, अगर इंडिविजुअल है तो कौन किसको जाएगा, तो एक टेबल बनाता हूं मैं तेरे लिए। आज टेबल डे रे, बहुत टेबल बना दिया आज तो ये टेबल बना ले, ठीक है। इससे देखो समझ में आएगा भी किसको नोटिस भेजना है। मैं बताता हूं देख, नोटिस किसको भेजेगा, तो एक यहां पे लिख एंटिटी टाइप, ठीक है, और दूसरा लिख पर्सन टू हुम, प्लीज ध्यान देना, पर्सन टू हुम नोटिस शुड बी एड्रेस, नोटिस शुड बी एड्रेस्ड। कोई डाउट तो नहीं है। सबसे पहला बंदा जो यहां पर आएगा वो आएगा इंडिविजुअल। अगर मेरे को इंडिविजुअल को नोटिस भेजना तो मैं किसको भेजूंगा, अरे इंडिविजुअल को भेजेंगे ना यार, द इंडिविजुअल हिमसेल्फ। समझा मैंने क्या बोला, द इंडिविजुअल हिमसेल्फ। किसको भेजेगा, इंडिविजुअल को भेज देगा डायरेक्टली, कोई मगजमारी नहीं भाई, इंडिविजुअल हिमसेल्फ को भेज देगा, पक्का, एनी डाउट नहीं। अगर दोस्तों अगर फर्म है, फर्म तो किसको भेजेगा, यहां पे दिमाग लगाना है। अगर फर्म है तो भेजेगा मैनेजिंग पार्टनर को। कौन से पार्टनर बोला मैंने, मैनेजिंग पार्टनर, या तो भेजेगा मैनेजर ऑफ द फर्म को। सॉर्टेड है। तीसरा ध्यान देना, अगर किसी एचयूएफ को नोटिस भेजना है किसको भेजेगा, भाई कर्ता को भेज दे। अगर कर्ता को नहीं भेज पा रहा है तो एनी को पार्टनर यानी एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ को भेज दे, या मेंबर ऑफ द फैमिली को भेजा तो भी चलेगा। हो गया तीसरी बात। चौथी बात, अगर किसी कंपनी को नोटिस सर्व करना है तो क्या करोगे, प्रिंसिपल ऑफिसर को भेजो। अगर कोई कंपनी है तो किसको भेजोगे, द प्रिंसिपल ऑफिसर को भेजोगे। किसको भेजोगे, प्रिंसिपल ऑफिसर। अच्छा, कोई अगर 5 नंबर, कोई अगर एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो, सुना मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर कोई तुम संस्था हो, संस्था, तुम कोई एसोसिएशन हो या कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो, हाँ जी, क्या करोगे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वगैरह हो तो क्या करोगे, मर जाओगे, पागल हो गए हो। यहाँ पे भी आप किसको भेज सकते हो, लॉ ने बोल दिया आप ये किसी प्रिंसिपल ऑफिसर को भेज दो। उनका जो भी प्रिंसिपल ऑफिसर रहेगा या कोई भी हटा इसको, या कोई भी मेंबर को भेज दो। मैं बता रहा हूं कि आपको भेजना है ना, तो किसको भेजोगे। छठा आ गया अदर्स। इसके अलावा कोई भी रहा,
अदर्स में अगर मैं बोल रहा हूं द पर्सन, अदर्स में अगर कोई आया तो भैया पर्सन हु मैनेजेस या कंट्रोल, कंट्रोल व्हाट, कंट्रोल देयर अफेयर्स। आई होप आप मेरी बात समझ गए। तो भाई ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, ये रहा चौथा, ये रहा पांचवा और ये रहा छठवा। तो ये लोगों को आप नोटिस कुछ इस तरीके से सर्व करोगे। समझा कि नहीं समझा? अक्कल में बात गया कि नहीं गया? पक्का पक्का बता दो, जल्दी से बता दो। दिमाग में बात जा रही है कि नहीं? बता दो, बता दो, बता दो। दिमाग में बात जा रही है कि नहीं? बता दो। इजी, बताओ। एकदम सॉर्टेड है, एकदम बढ़िया हो, एकदम सही है, सॉर्टेड है, ठीक है। तुम समझे ना? तुम समझे ना मैंने क्या बोला? भाई नोटिस भेज रहे हो ना, तो नोटिस किसको भेजोगे? तुम नोटिस भेज रहे हो ना, नोटिस किसको भेजोगे? नोटिस भेजेंगे, पोस्ट से भेजेंगे, बट कैसे भेजोगे? दैट इज द मेन कंसेप्ट। कोई दिक्कत? दैट वाज द मेन कंसेप्ट। और कोई कुछ क्वेश्चन तो पूछ सकते हो, कुछ क्वेश्चन तो पूछ सकते हो। कोई भी सवाल आपको लग रहा है? नहीं ना? सॉर्टेड है यहां तक? सेक्शन 25 एकदम दिमाग में चला गया? सही है भाई, सही है। ठीक है, तो फिर नेक काम में देरी नहीं करते, नेक काम के बाद आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, 25 एकदम सॉर्टेड था। लेट्स टॉक अबाउट एडजुडिकेशन। कैसे होगा? कौन करेगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी करेगा, परफेक्ट बोल रहे हो, बट कैसे करोगे? क्या प्रोसीजर है वो पढ़ना पड़ेगा। कैसे कैसे सेक्शंस है, तो लंबा चौड़ा सेक्शन है, सब 7 सब सेक्शन के साथ ये सेक्शन को बनाया गया है। बट हाँ, अपने आप में एक दुनिया, ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। मैं वापस से बोल रहा हूँ, हम लोग जो नोट्स बना रहे हैं ना, A1 बना रहे हैं, मतलब तुम कहीं पे भी जाके देख लो, आर नोट्स विल बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हम लोग बहुत अच्छे से सेक्शन को समझ रहे हैं, हम लोग चीज़ों को बहुत तोड़ रहे हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हम लोग उसको तोड़ रहे हैं, तोड़ के उसको अच्छे से समझ रहे हैं। पक्का? एकदम बढ़िया, ठीक है, एकदम बढ़िया, ठीक है। लेट्स मूव देन। ठीक है, तुम लोग ने ओके बोल दिया तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। सेक्शन बोलता है सेक्शन नंबर 26। सेक्शन नंबर क्या बोला? सेक्शन नंबर 26। सेक्शन नंबर 26 क्या कहता है? बताओ। सेक्शन नंबर 26 बोलो क्या कहता है, किस बारे में कहता है, क्या रीजनिंग है, क्या कॉन्सेप्ट क्या कहेगा? ये बात है भैया, बताओ। एकदम बढ़िया, सॉर्टेड है, एकदम बढ़िया। चलो लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 26, जो किसके ऊपर बात करेगा? जो बात करेगा एडजुडिकेशन के ऊपर। किसके ऊपर बात करें सर? एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन का मतलब क्या हो सर? एडजुडिकेशन का मतलब भैया आप सुनवाई होगी, हियरिंग होगी, प्रोविजनली अटैचमेंट हुआ रहेगा, तो फिर क्या होगा? ये सब चीजें अभी पढ़नी है अपने को। आई होप आप मेरी बात समझ गए। सो वी विल अल्टीमेटली गो टू दी एडजुडिकेशन पार्ट। वी विल गो टू दी
एडजुडिकेशन पार्ट। एडजुडिकेशन किसका? एडजुडिकेशन किसका? एडजुडिकेशन बेनामी प्रॉपर्टी का। एडजुडिकेशन किसका? एडजुडिकेशन बेनामी प्रॉपर्टी का। कोई डाउट? ठीक है। 26 क्या हेल्प करता है हमको? 26 हमको हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड, टू आउटलाइन द एडजुडिकेशन। ठीक है, वेदर वो प्रोविजनली अटैच्ड है, चाहे वो बेनामी है नहीं है, पता नहीं है ना, तो हम लोग ट्राई करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भैया क्या करने का, प्रोसीजर को अच्छे से समझाने का। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। एक या एक से ज्यादा अथॉरिटीज होगी, इसमें चेयरपर्सन और 2 मेंबर रहेंगे। सीधी बात है ना, सीधी बात। कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट का एकदम सीधे सीधा मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना के देता हूं। फ्लो चार्ट में आपको पूरा बेसिक समझ में आ जाएगा। देखो प्रोविजनिंग क्या बोलता है, देखो जैसे ही बेटा क्या होता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जैसे रेफरेंस पाता है, तो ना मैंने क्या बोला, जैसे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बोलो क्या हो रहा है, रेफरेंस आ रहा है। रेफरेंस कहां से आ रहा है भैया? हाँ, रेफरेंस कहां से आ रहा है भाई? आईओ दे रहा है ना, इनिशिएटिंग ऑफिसर। तो जैसे मैंने बोला, जैसे ही एडजुडिकेटिंग, जैसे कि मैंने बोला जो हमारे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, जो हमारे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, जैसे ही उनको क्या मिलता है, दे रिसीव्स व्हाट, द टाइम दे रिसीव्स रेफरेंस, द टाइम दे रिसीव रेफरेंस अंडर विच सेक्शन, अंडर सेक्शन, ध्यान देना प्लीज, 24 क्लॉज 5, वहां से आता है ना। किससे आ रहा है? फ्रॉम आईओ। तो जैसे ही आईओ से रेफरेंस मिलेगा, जैसे ही बोलो क्या होगा, आईओ से रेफरेंस मिलेगा, तब से खेला शुरू। जैसे ही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को रेफरेंस मिलता है, उसके बाद खेला शुरू। खेला में क्या होगा? विदिन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर एक इशू नोटिस किया जाएगा, एक नोटिस इशू किया जाएगा। दे विल इशू अ नोटिस। नोटिस टू हुम? इधर टू बेनामीदार, इधर टू बेनामीदार, और इधर बेनिफिशियल ओनर, इधर बेनिफिशियल ओनर। या तो कोई इंटरेस्टेड पार्टी। किसको बोला? किसको बोला? कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी। इंटरेस्टेड पार्टी का मतलब सर समझा दो। अरे भाई कोई बैंक हो सकता है, कोई बैंक हो सकता है, बैंक होगा, या तो कोई क्लेमेंट हो सकता है। कौन हो सकता है? क्लेमेंट्स हो सकता है, क्लेमेंट्स ऑफ द प्रॉपर्टी, क्लेमेंट्स ऑफ द प्रॉपर्टी हो सकता है। हाँ जी सर, हो सकता है, हो गया। आगे बताओ। बताया? 30 दिनों के अंदर बोलो क्या हो गया, बोलो क्या हो गया भैया, बता दिया। अब 30 दिन का टाइम दो रिस्पॉन्ड करने का। भाई साहब कितना दरिया दिल है, लो दिल कितना दरिया है बेटा इनका, एकदम दिल बहुत दरिया है बेटा। इन्होंने क्या किया भैया? अलाउ किया। क्या किया? अलाउ। अलाउ मिनिमम, हाउ मेनी डेज? मिनिमम 30 डेज। कितना दिन? 30 डेज। 30 डेज टू व्हाट? 30 डेज टू रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड करने का टाइम दिया। वो भी ऐसा आलतू फालतू नहीं, विथ डॉक्यूमेंट्स। तो भैया सामने वाले को टाइम दो, तो टाइम लगेगा। हाँ जी टाइम लगेगा। अब जैसे ये सब हो जाएगा दोस्तों, जैसे ये सब हो जाएगा, बेड़ा शुरू, मारामारी शुरू। क्या होएगा? सबसे पहले होगी, दे विल कंडक्ट what? They will conduct inquiry. Good to go. They will hear the parties.
they will hear the parties, they will also collect evidence, they will also collect evidence, they will also consider the replies. ऑब्वियसली बात है ना बेटा, सामने वाले का सुनना भी जरूरी है बेटा, ठीक है, सामने वाले का सुनना भी जरूरी है। तो भैया ये सब किया जाएगा। ये अभी एडजुडिकेशन चल रहा है बेटा, और ये हो जाने के बाद वी कैन कंक्लूड टू थिंग्स, इधर प्रॉपर्टी बेनामी है या तो बेनामी नहीं है। वी कैन कंक्लूड टू थिंग्स, या तो प्रॉपर्टी बेनामी है या तो बेनामी नहीं है। मेरी बात सुनना, अगर प्रॉपर्टी बेनामी नहीं है, इफ द प्रॉपर्टी इज नॉट बेनामी, इज नॉट बेनामी, अगर प्रॉपर्टी बेनामी नहीं है तो क्या होगा? और अगर प्रॉपर्टी, सुनना, अगर प्रॉपर्टी इज बेनामी तो क्या होगा? तो दो चीजें होगी, अगर बेनामी है तो क्या होगा, बेनामी नहीं है तो, अरे अगर बेनामी नहीं है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों तो अटैचमेंट को रिवोक कर लिया जाएगा। सुना मैंने क्या बोला? क्या कर दिया जाएगा? जो भी अटैचमेंट होंगे, जो भी क्या होंगे, अटैचमेंट होंगे, उसको बहुत प्यार से रिवोक्ड कर दिया जाएगा। दूसरा, अगर बेनामी प्रॉपर्टी है मालूम पड़ गया तो फिर आपके रास्ते लग गए, आपके रास्ते लग गए, आपका अटैचमेंट मेरे प्यारे भैया और बहनों कंफर्म्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी सर, ना सर कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सॉर्टेड है, एकदम सॉर्टेड है, एकदम सोबर है, इस तरीके से फ्लो होगा। याद रखना कुछ ऐसे फीचर्स है, पार्शियल बेनामी प्रॉपर्टी बेस्ट जजमेंट के लिए यूज कर सकते हो। नया प्रॉपर्टी हुआ तो एडिशनली प्रोविजनल अटैचमेंट हो सकता है, और ये जो भी होगा ये फाइनल ऑर्डर विद इन 1 ईयर होगा। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ये सब जो भी फाइनल ऑर्डर होगा 1 साल के अंदर अंदर करना पड़ेगा। अगर मैं समराइज करूं, इफ आई समराइज, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक सेंट्रल डिसीजन मेकिंग अफसर है जो प्रॉपर्टी बेनामी है कि नहीं बताएगा। नेचुरल जस्टिस को पूरी तरीके से फॉलो करना है, यानी कि नोटिस देना, हियरिंग होगा, एविडेंस कंसिडर किया जाएगा, और जो फाइनल डिसीजन है वो 1 साल के अंदर ले लिया जाएगा। याद रखना, अगर कोई डिस्कवरी ऑफ नया प्रॉपर्टी होता है उसको भी हम लोग जब्त कर सकते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं हैशटैग, क्या हैशटैग, जो हमारा फाइनल डिसीजन होगा, सुन रहे हो कि नहीं, जो हमारा फाइनल डिसीजन होगा दैट विल बी, that must be within 1 year, that must be within 1 year from reference receive। रेफरेंस कौन दिया रहेगा? आईओ दिया रहेगा। अच्छा, कोई डाउट? एडिशनली कुछ आया रहेगा तो वो भी गया तुम्हारा। अभी याद रखना, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, एक या एक से अथॉरिटी, उसके अंदर एक सीपी और एक 2 मेंबर होंगे। रिपीट कर लेता हूं, ये हमारे कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो क्या करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा एए। क्या बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट? भाई एए बनाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एए बनाएगा, और इसके अंदर 2 बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके अंदर आपको 2 बातें याद रखनी पड़ेगी। नंबर 1, इसके अंदर कौन से लोग होंगे? कंसिस्ट ऑफ व्हाट? दे विल कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन। दूसरा, एटलीस्ट कितने मेंबर होंगे? 2 मेंबर्स होंगे। तो ये करना जरूरी है। कौन से लोग होंगे, कैसे काम चलेगा, ये मैंने आपको बता दिया। 26 सेक्शन नंबर को हमने बखूबी समेट लिया है दोस्तों। सर 26 क्या बोलता है, एक बार बता दोगे? 26 ये बोलता है कि भाई जैसे ही सामने वाले से रेफरेंस मिलेगा तो हम लोग क्या क्या करेंगे। ये एकदम प्यार से बोला है। हम लोग बोला ठीक है, हम लोग कर देंगे, हम सामने वाले की बैंड बजा देंगे। डेफिनेटली हम बैंड बजाएंगे, पर दबा के तबला तोड़ बैंड बजाएंगे। सर समझ में आ गया? सर अब क्या है? सर अभी पता है क्या करना है? अभी हमको डिस्कस करना पड़ेगा सेक्शन नंबर 27। ओके, 27 क्या है सर? 27 बात करता है एक लीगल फ्रेमवर्क का कि कॉन्फिस्केशन कैसे होगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है टू
hold those benami property. तो सेक्शन 27 इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स, फर्स्ट इज कॉन्फिस्केशन, सेकंड वेस्टिंग. बेनामी प्रॉपर्टी अगर डिक्लेयर हो गया है, अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने बेनामी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर दिया है, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सामने वाले को चांस देगा सुनने का, फिर कॉन्फिस्केटिंग ऑर्डर पास करेगा अगर अपील नहीं किया गया है तो. ठीक है, अगर अगर ऐसा हो रहा है तो प्रॉपर्टी वेस्ट, प्रॉपर्टी होल्ड कौन करेगा? प्रॉपर्टी होल्ड करेगा केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट. उसके बाद कोई इनकम्बेंस नहीं, कोई कॉम्पेंसेशन पेएबल नहीं होगा. दूसरी चीज, एक्सेप्शन है कुछ, याद रखना, कॉन्फिस्केशन नहीं होगा अगर प्रॉपर्टी एडिक्वेट वैल्यू से ली गई है, अगर नोटिस 24(1) में दिया गया है, या बायर को अवेयर ही नहीं है, बायर इज अनअवेयर कि वो भैया बेनामी नेचर का है. याद रखना, एनी थर्ड पार्टी राइट क्रिएटेड और डिफीटेड इन द एक्ट नल एंड वॉइड है, बेकार है. और कोई भी कॉन्फिस्केशन ऑर्डर किया जा रहा है, इसके अंदर कोई भी क्लेम नहीं कर सकता, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं चलेगा. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे क्या बोलना है, प्रॉपर्टी जो एडजुडिकेशन बेनामी एडजुडिकेटेड हो चुका है, वो कौन कॉन्फिस्केट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. किसी भी तरीके का कॉम्पेंसेशन नहीं दिया जाएगा, कोई भी क्लेम अलाउड नहीं है, ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया. जो जेन्युइन थर्ड पार्टी बायर, जिनको पता ही नहीं है कि भाई एक बेनामी प्रॉपर्टी था, उनका राइट पूरा प्रोटेक्टेड है. ठीक है, किसी भी तरीके से आप कोई भी घपलाबाजी ट्रांजैक्शन करोगे, कोई भी घपलाबाजी ट्रांजैक्शन करोगे, हम उसको निहायती चीजों को रोक देंगे. समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं? तो सर क्या सेक्शन है बताओ, सेक्शन तो बताओ क्या है? सेक्शन नंबर 27 पढ़ने वाले हैं हम लोग. ठीक है, ये आज का आखिरी सेक्शन हम लोग करने वाले. हमने बहुत सारी पढ़ाई करी हुई है. आई होप आप लोग घर जाके इसको अच्छे से पढ़ोगे. आई ओनली होप बेटा, दिसंबर में एग्जाम है और मैं चाहता हूँ कि अगले साल जब आपका फरवरी में रिजल्ट निकले, पास निकले. ठीक है, तो प्लीज इसके लिए रोज पढ़ाई करनी पड़ेगी. कोई भी शॉर्टकट ट्रिक नहीं है बेटा, आप लोगों को रोज उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. तो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 27. 27 किसके ऊपर बात करता है? 27 बात करता है कॉन्फिस्केशन. किसके ऊपर बात करता है? कॉन्फिस्केशन की बात करता है. एंड किसकी बात करता है सर जी? बात करता है वेस्टिंग का, बात करता है किसका? बेनामी प्रॉपर्टी का. भाई साहब, बेनामी प्रॉपर्टी दो ही काम है ना, होल्ड करना, वेस्ट करना. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करेगा, वेस्ट करेगा, सीधी हो गई बात. होल्ड करेगा, वेस्ट करेगा, सीधी हो गई बात. कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का सीधी बात है, एकदम बढ़िया. कोई, अरे भाई कुछ नहीं मिलने वाला है. ठीक है, कोई फेक ट्रांसफर किया, नल एंड वॉइड है. कॉन्फिस्केशन ऑर्डर पास होने के बाद भाई कोई क्लेम नहीं कर सकता गवर्नमेंट के पास, तुम कुछ नहीं भाई, तुम टच भी नहीं कर सकते, खत्म होगी बात. अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने प्रॉपर्टी होल्ड किया है, उसने बोला है बेनामी है, तो उसके बाद जो भी हियरिंग होगा, उसके बाद कॉन्फिस्केशन ऑर्डर आया, हाँ अपील वपील हुआ तो बात अलग है, वी विल वेट टू द ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर. बट कॉन्फिस्केशन को एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा. अब याद रखना, अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन दिया है, बिना नॉलेज का हुआ है, तो ठीक है, इट्स फाइन. बट एक बार कॉन्फिस्केट हो गया, एक बार कॉन्फिस्केट अगर हो गया, याद रखना, अगर कॉन्फिस्केशन हो जाता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज फ्री. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है, फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्बरेंस, नो कॉम्पेंसेशन इज पेएबल. भाई जाओ भाड़ में जाओ. याद रखना, ये सेक्शन जो भी राइट क्रिएटेड है प्रॉपर्टी इन द प्रॉपर्टी, वो डिफीट द एक्ट, जैसे कि फेक ट्रांसफर ये सब वॉइड करा देता है. तो आ जाओ, इंस्टेड ऑफ डिस्कस करके मैं आपको बता देता हूं, डब्बा बनाता हूं एक, ध्यान देना, सोबर एंड सिंपल है. सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं सब सेक्शन से. दूसरा हम शुरू कर रहे हैं प्रोविजन से. ठीक है, सुंदर है, कॉन्सेप्ट निहायत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है. सबसे पहला क्या बोला? पहला सबसेक्शन, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होल्ड द प्रॉपर्टी टू बी बेनामी. मैंने बोला अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होल्ड द प्रॉपर्टी, क्या? होल्ड द प्रॉपर्टी टू बी व्हाट? टू बी बेनामी. टू बी व्हाट? टू बी बेनामी. अंडर विथ सेक्शन, अंडर सेक्शन 26 के तहत अगर मस्ती करोगे, 26 के तहत अगर मस्ती करोगे, लॉ बोलता है इट शाल
आफ्टर हियरिंग, पहले नहीं, आफ्टर हियरिंग द कंसर्न्ड पर्सन, दुखड़ा सुनने के बाद क्या पास करेगा, पास एन ऑर्डर। मेरे प्यारे भैया और बहनों, कौन सा पास करेगा सर? कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर पास करेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है भैया जी? कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर पास करे, कॉन्फिस्केशन द प्रॉपर्टी, कर लिया जब्त, लो हो गया स्यापा। ठीक है, अपील वपील पेंडिंग है तो बात अलग है बेटा, लो कर लो बात। दूसरा याद रखना, लॉ बोलता है द अबाव प्रोविजन, अबाव सबसेक्शन, अबाव डज नॉट अप्लाई किस पे? इस पे अगर बेटा जी प्रॉपर्टी को लेते वक्त, सुन रहे हो ना, अगर प्रॉपर्टी को लेते वक्त प्रॉपर्टी वॉज एक्वायर्ड फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो मेरे को लगता है अगर पैसा बराबर दिया है, नाम बराबर ट्रांसफर हुआ है, बंदा जेन्युइन है और ये नोटिस के पहले हुआ है, और ये सब कब हुआ है? बिफोर नोटिस हुआ है, एंड विदाउट नॉलेज हुआ है। ठीक है, नॉलेज ऑफ द बेनामी, समझ रहे हो? नॉलेज ऑफ द बेनामी, तब जाके ये सीन होगा। तुम समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये ठीक है, तो कॉन्फिस्केशन नहीं होगा। बट याद रखना दोस्तों, अगर दोस्तों कॉन्फिस्केट हो गया, यानी एक बार जो मैंने कॉन्फिस्केट कर दी तो फिर मैं अपनी आप की भी नहीं सुनता। तो वंस इट इज कॉन्फिस्केटेड, यानी एक बार जो बेटा कॉन्फिस्केट हो गया, तो प्रॉपर्टी का पावर, प्रॉपर्टी वेस्ट किसके पास चला जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो लॉ ने बोल दिया द प्रॉपर्टी विल वेस्ट व्हाट? वेस्ट एब्सोल्युटली किसके पास चला जाएगा बताओ? एब्सोल्युटली किसके पास चला जाएगा बताओ? एब्सोल्युटली इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सीजी के पास जाएगा, सीजी के पास जाएगा ना, याद रखना, सीजी के पास जाएगा तो फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस। भैया लोन बीन है, तेल लेने गया, हम नहीं मानेंगे। फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्बरेंस, समझे? फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्बरेंस, और कोई भी कंपेंसेशन, यानी नो कंपेंसेशन पेबल। भैया हालत खराब कर दी, कोई भी कंपेंसेशन भी पेबल नहीं है। सो नो कंपेंसेशन इज पेबल। रोते रहो पूरा दिन रोते रहो। ये हो गया तीसरी बात। अब आगे हमारी चौथी बात। चौथी बात क्या बोला जा रहा है? चौथी बात ये बोला जा रहा है, एनी राइट्स जो भी आपने क्रिएट किए होंगे, कोई भी राइट्स अगर आपने क्रिएट करे होंगे, अगर कोई भी राइट्स, बोलो क्या किए रहेंगे? कोई भी राइट्स अगर आपने क्रिएट किए होंगे, क्रिएटेड, ठीक है, अगर कोई भी राइट्स आपने क्रिएट करे होंगे, कहाँ पे क्रिएट करे होंगे? अरे भाई अगर आपने प्रॉपर्टी पे कोई भी राइट्स क्रिएट किए होंगे, क्यों सर? डिफीट करने के लिए। क्या डिफीट करने के लिए भाई? एक्ट को डिफीट करने के लिए। जैसे कि क्या? अरे भाई तुमने क्या किया होगा? एग्जाम्पल, आपने फेक ट्रांसफर किए होंगे। इंडिया में लोगों की कमी थोड़ी है ऊट पटांग दिमाग लगाने के लिए। फेक ट्रांसफर किए होंगे, या आपने फेक सेल दिखाया रहेगा, ठीक है, तो सबके सब गवर्नमेंट ने बोल दिया ये पूरी तरीके से नल है, पूरी तरीके से वॉइड है, पूरी तरीके से। अच्छा, एक बार कॉन्फिस्केशन ऑर्डर पास हो गया, प्रोसीड्स क्लोज हो गए, तो कोई भी बंदा क्लेम नहीं कर सकता अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। ठीक है, किसके पास? गवर्नमेंट से भीख मांगने को नहीं आने का। आई होप आप मेरी बात समझ गए। पांचवी बात है ये, इस इज द फिफ्थ बात जो मुझे आपको बतानी है। ये मेरी पांचवी बात है। पांचवी बात क्या बोल रहा है? पांचवी बात बहुत सिंपल बोलता है कि अगर कोई भी कॉन्फिस्केशन ऑर्डर पास नहीं हुआ, समझ रहे हो कि नहीं? मतलब सर एक बार कॉन्फिस्केशन पास हो गया, क्या ही बोल रहा हूं मैं, अगर एक बार कॉन्फिस्केशन ऑर्डर बोलो क्या हो गया? पास हो गया, इज पास्ड। इसके बाद गवर्नमेंट से 1 रुपए का क्लेम नहीं, अच्छा बेच दिया,
एंड प्रोसीडिंग इज क्लोज्ड, केस खत्म हो गया, ठीक है। तो याद रखना, आप कोई भी टाइप का क्लेम नहीं कर सकते हो। देन नो क्लेम can be made against whom? Against CG regarding what? Regarding property। तो प्रॉपर्टी वो लोग बेचे, खाए, कुछ भी करे, एंजॉय करे, भाई तू कुछ नहीं कर सकता, तेरा ये सेक्शन यहीं पे खत्म हो गया। कुछ इस तरीके से चलता है। 5 सब सेक्शन है, तेरे को मैंने पांचों की पांचों का डिटेल डिस्कशन कर दिया, ठीक है। जेन्युइन थर्ड पार्टी परचेज रहेगा बिफोर नोटिस, विदाउट नॉलेज, प्रोटेक्टेड है राइट्स। शैम ट्रांजैक्शंस है, राइट को बाईपास करने के लिए फेक ट्रांसफर्स कर रहे हो, इनवैलिड कर दूंगा। कॉन्फिस्केशन वेस्ट करने की ताकत किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा, क्लेम नहीं मिलेगा। एक बार कॉन्फिस्केट हो गया तो यह तुम्हारा सेक्शन बखूबी तुम्हारे सामने सॉर्टेड बैठा है भाई, एकदम सॉर्टेड है भैया। क्या चल रहा है सर? एकदम बेनामी वाला काम चल रहा है। बेनामी में तुम लोग ने जो भी किया होगा ये तुम्हारे सामने। सर क्या खत्म हो गया है? नंजी सर जी, अभी भी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारी बातें अभी भी डिस्कस करनी है, जैसे कि वी हैव टू डिस्कस प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। कॉन्फिस्केट होगा तो मैनेज कौन करेगा? तेरे को पता है एडमिनिस्ट्रेटर करता है। तो ऑलरेडी तेरे को मैंने ऊपर बताया है, कल ही उसके बारे में पढ़ना है अपने को। प्लस प्रॉपर्टी का पोजेशन किसके पास होएगा, वो अपने को देखना है। फिर अपील किसके पास करोगे? तो मुझे लगता है अभी भी 1 या 2 क्लास में बेनामी का पूरा इन डिटेल कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। मेरा ट्राई रहेगा कि मैं बेनामी कल खत्म कर दूं, कल ही हम लोग बेनामी खत्म कर देंगे, ठीक है। कल ही बेनामी में मैं खत्म कर दूंगा, एंड कल बेनामी खत्म करने के बाद हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। मोस्टली कल बेनामी खत्म हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ मोस्टली कल बेनामी खत्म हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार, शुभ रात्रि। आई होप आपकी तैयारी बहुत ही गजब चल रही होगी। प्लीज कोई भी बैकलॉग मत रखना। टेस्ट पेपर अपलोड तभी होगा जब आप लोग सब लोग गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लोगे। टेस्ट पेपर अपलोड हो जाएगा और उसको अपने समक्ष अपने खुद के हाथों से उसको चेकिंग करेंगे, आपको फीडबैक बताएंगे भाई क्या गलती करनी, क्या आपने गलती करा है और क्या चीज आप ठीक कर सकते हो। मैं रिपीट करता हूं, एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है। रोज धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो, वरना ऐसी हालत डाउन हो जाएगी ना, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कंटिन्यू करो अपनी पढ़ाई। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार, शुभ रात्रि। प्लीज नोट्स बनाना, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन पहले आपको नोट्स की अहमियत समझ में आएगी। बाय गाइस, गुड नाइट एंड पूरा दिन प्रोडक्टिव रहो। बाय गाइस, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाय गाइस।